जा करके ओपन होगा, ये हाइप्स ऑफ रजिस्ट्री हैं और इस तरह से दिखाई देती है। यहाँ जा करके आप करंट यूज़र और मशीन, मशीन मीन्स आपका कंप्यूटर हो गया और यूज़र मीन्स रवि, मोहन, सोहन जो भी है लॉगिन करेंगे तो उनका हो गया। तो करंट यूज़र क्या है, जो यूज़र लॉगिन है उसकी सेटिंग है, और मशीन जो है वो सभी यूज़र्स के लिए सिंगल मशीन। अगर जो आपने चेंजेस मशीन वाली रजिस्ट्री के अंदर कर दिए, यहाँ पे चेंजेस कर दिए, तो वो सभी यूज़र्स पे एप्लीकेबल होगा, और आपने यहाँ पे चेंज किए तो यूज़र बेस्ड हो जाता है। तो आप लोग जनरली क्या कर सकते हैं, आप रजिस्ट्री में जाएं और जो भी चेंजेस आपको चाहिए एप्लीकेशन में वो यहाँ से आप कर देंगे। और यूज़र सपोज दैट मैं पेन ड्राइव ब्लॉक करना चाहता हूँ तो यहीं से पेन ड्राइव मैं डिसेबल कर दूँगा और यूज़र पेन ड्राइव यूज़ नहीं कर पाएगा। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्री में जा करके मॉडिफाई कर रहे हैं। तो वेरी टिपिकल है चेंज करना, क्योंकि इस तरह से दिखाई देता है, और कोई पर्सन जब यहाँ जाता है तो क्या वो ऐड और रिमूव करेगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल एनवायरनमेंट है। चेंजेस को लेकर के आप देखेंगे क्या वैल्यू डाली जाए तो सब बाइनरी हेक्साडेसिमल फॉर्म में यहाँ पे मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक इंटरफेस बना दिया आपके लिए। इधर जा करके आप देखेंगे ये एक इंटरफेस बनाया और बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे बना दी है। डेस्कटॉप पे इसका सीधा सीधा ऑप्शन उसने लिखा है यहाँ पे कि रिमूव डेस्कटॉप आइकन, हाइड आइकन, पेन ड्राइव ब्लॉक, सारा यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डबल क्लिक करते हैं एंड हाइड एंड डिसेबल पे जा करके इनेबल कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और आइकॉन जो है डेस्कटॉप पर नहीं आएंगे, या पेन ड्राइव आपने जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे आप चेंजेस करते हैं। तो ये जो इंटरफेस आपको दिया हुआ है, ये जो है इसकी हेल्प से आप रजिस्ट्री को मॉडिफाई करते हैं। तो अगर जो मैं यहाँ पे हाइड एंड डिसेबल ऑल आइकन डेस्कटॉप करता हूँ तो वो रजिस्ट्री को टारगेट करेगा बैकएंड पे और रजिस्ट्री की सेटिंग को चेंज करेगा। तो ओवरऑल इधर से करो या डायरेक्ट रजिस्ट्री में जाके करो, रजिस्ट्री को ही चेंज होना है। तो इनको जो हम देख रहे हैं इनको ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट्स बोलते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, ये सब ये है। और ये जो हेल्प इससे आ रहा है, ये जो चीज़ है इसको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है और इसकी हेल्प से किसी भी विंडोज़ के अंदर आप पेन ड्राइव या कोई भी एप्लीकेशन कंट्रोल कर लेते हैं। तो लोकल ग्रुप पॉलिसी इज़ द पार्ट ऑफ एवरी सिस्टम एंड यू कैन मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, या कह सकते हैं कि ग्रुप पॉलिसी यू कैन अप्लाई इजी वे। आपको कोई भी डेस्कटॉप, शेयर फोल्डर, सिस्टम, सारे आइटम यहाँ पे दिए हुए हैं कि यूज़र ये वाला प्रोग्राम यूज़ ना करे, ये यूज़र इस प्रोग्राम को रन ना करे, तो आप लोकल ग्रुप पॉलिसी में जा करके मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने दो सेक्शन दिया है, कंप्यूटर और यूज़र। तो कंप्यूटर बेस्ड जो सेटिंग होती है वो एंटायर कंप्यूटर पे एप्लीकेबल होती है और यूज़र बेस्ड जो सेटिंग होती है वो आपका यूज़र स्पेसिफिक होती है। तो लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर है, पॉलिसी बनी हुई है, आप इसका यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर सेटिंग, विंडोज सेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट का यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। और जिसकी हेल्प से तो ग्रुप पॉलिसी नॉट ओनली रिस्ट्रिक्शन ही आपको करना है,
कि भाई पेन ड्राइव ब्लॉक ही करनी है। ग्रुप पॉलिसी एक फंक्शनैलिटी है कि अगर जो आप किसी एप्लीकेशन की सेटिंग को चेंज करता है तो अच्छी सेटिंग्स भी होती हैं यहाँ पर, कुछ फैसिलिटी देनी है यूज़र को कि इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो मैनी टाइम हमारी जो सोच है वो ये रहती है कि ग्रुप पॉलिसी लगी है तो रिस्ट्रिक्शन होगा। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अलाउ और डिनाई है बेसिकली। ये चीज़ आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या कोई फंक्शनैलिटी है, कोई सिस्टम की सेटिंग चेंज करनी है, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि वॉल्यूम जो है 50% ही लोग सुन पाएँ, उससे ज़्यादा ना सुन पाएँ, तो ये एक अच्छी सेटिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आवाज़ जो है वो 50% वॉल्यूम तक ही आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी हमेशा ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन ही दिए जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फंक्शनैलिटी आपको देखने के लिए इसमें मिलती है। The local group policy is the part of local system of everywhere you can use. बट ये आप अपने लैपटॉप वगैरह पे यूज़ कर रहे हैं सपोज दैट, तो लोकल ग्रुप पॉलिसी की बात। नंबर 2 जो ग्रुप पॉलिसी है वो होती है डोमेन बेस्ड ग्रुप पॉलिसी। डोमेन बेस्ड में क्या होता है, एक्चुअली एनवायरनमेंट है आपके पास, तब आप एक इंडिविजुअल सिस्टम पे जा करके पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सेंट्रलाइज चाहते हैं, एक ही जगह से सभी पॉलिसी इम्प्लीमेंट। डिपार्टमेंट वाइज आप चाहते हैं कि सेल्स का पेन ड्राइव ब्लॉक रहे, आईटी वालों का रन करे, इस तरह की जो पॉलिसी सेटिंग है, लॉट्स ऑफ मतलब सेटिंग्स आपको चाहिए। तो अब क्या होगा कि हम एक एक सिस्टम पर तो जा करके मैनेज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डोमेन एनवायरनमेंट है। तो ग्रुप पॉलिसी टाइप्स, नंबर 1 लोकल ग्रुप पॉलिसी और नंबर 2 डोमेन बेस्ड या नॉन लोकल ग्रुप पॉलिसी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप पॉलिसी आपको देखने को मिलता है। अगर तो हम एक्टिव सर्वर पे जाएं, यहाँ पर इन पर जाते हैं, तो जब हमारा डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल होता है, जब एक्टिव इंस्टॉल होती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीपीओ क्रिएट होता है, ग्रुप पॉलिसी क्रिएट होता है। जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट डोमेन बेस्ड तो है, लेकिन एक आपको यहाँ पे चीज़ हम दिखाएंगे। इधर आप टूल्स में जाएं तो पहले तो ये है कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल आपका है, बेटर ऑप्शन देता है ग्रुप पॉलिसी मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे आप जाएंगे, इधर जा करके तो आप ये देखेंगे सबसे पहले जब ये डोमेन बना, जब ये डोमेन क्रिएट हुआ तो यहाँ पे पॉलिसी भी बनी, और पॉलिसी के अंदर क्या हुआ, ये जो चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये डोमेन बेस्ड ग्रुप पॉलिसी आपका है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, लिखा है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग होता है कि व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स, बहुत सारी पॉलिसी जिसके अंदर आपको मिलती है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, नंबर 1 डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी और डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी। तो जो फर्स्ट पॉलिसी है ये आपकी डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, ये बेसिकली जो आपका एक्टिव डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं, जो सर्वर मशीन होती है, उनकी सेटिंग के लिए है। और जो सेकंड वाली आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये आपका डोमेन पर एप्लीकेबल होता है, एंटायर डोमेन के ऊपर आपका एप्लीकेबल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव जब इंस्टॉल होती है तो 2 ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाती है, डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोल पॉलिसी और डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी हम तभी मॉडिफाई करते हैं जब हमें सर्वर पर किसी को राइट्स देना है, जैसे शटडाउन का राइट्स हो गया। एक आपको अलाउ लॉग लोकली पढ़ाया था कि सर्वर पे कोई लॉगिन नहीं कर सकता है, यानी कि जब सर्वर मशीन पर किसी को राइट्स देना है तो सर्वर मशीन माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखा, उस पर पॉलिसी लगा दी है कि भाई उसको रिस्टार्ट ना करे, एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा वहाँ पे कोई लॉगिन ना करे। सर्वर मशीन को लॉगिन कर लिया तो शटडाउन की परमिशन स्पेसिफिक यूज़र को होनी चाहिए,
ऐसा ना हो कि किसी ने लॉगिन किया और वो शट डाउन कर दिया। तो उसकी पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट उन्होंने बना करके रखी है। ये जो नीचे वाली जो पॉलिसी देखता है, ये वाली डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, ये एंटायर डोमेन पे। तो देखो लिंक का मतलब होता है यहाँ पे, इन्होंने क्या किया है, ये यहाँ पे rexton.com एंटायर डोमेन है, तो इस पॉलिसी को अटैच किया है उसके साथ। ये जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे अटैच किया है। और ये जो पॉलिसी इनकी दिख रही है डोमेन कंट्रोल पॉलिसी, इस ओयू के साथ अटैच की है स्पेसिफिक। और इसी के अंदर हमारा सर्वर स्टे कर रहा है। इसी ओयू के अंदर आपका जो विंडोज सर्वर 10 है वह यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सर्वर के लिए स्पेसिफिक यहाँ पे अटैच किया है और एंटायर डोमेन के लिए उसको यहाँ पे लिंक किया है। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या है। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट मीन्स कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स। देयर आर लोट्स ऑफ ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स। ग्रुप पॉलिसी सेटिंग क्या होती है, जैसे आइकन हाइड करना, उधर मैंने आपको दिखाया था कि ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट में जाकर दिखाया था, कोई एप्लीकेशन बंद करना है उसका, तो पर्टिकुलर सेटिंग को बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी सेटिंग। जैसे हाइड एंड डिसेबल ऑल आइकन, इसको बोलेंगे ग्रुप पॉलिसी सेटिंग। और बहुत सारी सेटिंग का ये बंडल है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो दिस इज ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट and this is also a group policy object and this is a collection of setting, this is a collection of setting। अगर जब हम इनकी सेटिंग जा करके देखते हैं तो सिमिलर ही आपको मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे पॉलिसीज हैं, यहाँ पे विंडोज सॉफ्टवेयर सेटिंग है, यहाँ पे भी इस तरह का है, यहाँ पे एडमिन टेम्पलेट है, तो डेस्कटॉप। तो दिस इज पर्टिकुलर सेटिंग एंड डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी is a group policy object and it has lots of setting। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ये डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन, ये दोनों क्रिएट हो जाता है और लिंकअप भी हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी प्रोग्रामर और ग्रुप पॉलिसी प्रोग्रामर ने डिसाइड किया कि एक डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी बनेगा जो डोमेन के साथ लिंकअप हो जाएगा, और एक आपका डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोल पॉलिसी बनेगा, उसमें हमने ऐसी ऐसी सेटिंग्स डाल दी हैं और वो पर्टिकुलर ओयू के साथ एसोसिएट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन के पास अब क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है। ये तो डिफॉल्ट हो गया, आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की, डोमेन पे एक पॉलिसी लग गया और सर्वर पे एक पॉलिसी, माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफॉल्ट पॉलिसी था जो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के टाइम था, हो गया है। दूसरी जो टर्म है वो ये समझने वाली बात है कि ग्रुप पॉलिसी की प्लानिंग है क्या, किस तरह से उनको देखा जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है कि या तो उसके पास एक डोमेन होता है और डोमेन पर वो चाहता है कि सभी यूजर्स का पेन ड्राइव ब्लॉक हो जाए। तो पॉलिसी में डोमेन के साथ लिंक करूंगा और एंटायर डोमेन के अंदर कोई भी यूज़र होगा उसका पेन ड्राइव या जो भी पॉलिसी आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस ब्लॉक हो जाएगी, सॉफ्टवेयर ब्लॉक हो जाएगा जो। लेकिन ये गलत है क्योंकि हमारा इस तरह से एनवायरनमेंट नहीं होता। ऐसे तो आईटी वालों का ही पेन ड्राइव ब्लॉक हो जाएगा। तो वही स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कर रहे हैं वही। अब क्या करेंगे, जब आप पॉलिसी क्रिएट करेंगे अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे लिंक करनी है तो सिर्फ सेल्स का पर इम्पैक्ट डालेगी आपकी पॉलिसी, और यहाँ पर तो एक टर्म है, इसको इंटरव्यू के लिए आप याद रखेंगे। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो होता है ये आप एडिशनल क्रिएट करेंगे। पहली चीज़ यहाँ से आप
आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। अब इसको आप एंड डोमेन पर लिंक कर सकते हो, OU के साथ लिंक कर सकते हो, और साइट के साथ लिंक कर सकते हो, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था। तो ग्रुप पॉलिसी कैन बी लिंक विद डोमेन्स, साइट एंड OU। तीन चीज़ों के साथ इसको लिंक। कैन नॉट बी लिंक विद यूजर, ग्रुप, कंटेनर, इनके साथ ये लिंक नहीं होती है। अगर तो मेरा कोई OU है तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर सेटिंग करोगे आप। सबसे पहले एडिट करेंगे, इसके एडिट कर रहे हैं हम लोग। हमने बोला कि हम यूजर बेस रखेंगे या कंप्यूटर बेस। अब यहाँ पे आपको एक डिसीजन और लेना है। अगर तो आपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस किए हैं तो वो सभी कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो इस पर्टिकुलर OU के अंदर रहेंगे। और जब यूज़र लॉगिन करेगा तो कोई भी यूज़र लॉगिन करे, एनी वन, कोई भी यूज़र लॉगिन करे, इस पॉलिसी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी क्या होगा, जब कंप्यूटर ऑन होगा तभी कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। जब कंप्यूटर ऑन होगा तभी सर्वर से ये पॉलिसी उठा लेगा। अब मैटर नहीं करता है कौन लॉगिन कर रहा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर भी लॉगिन करे। ऐसे मान लेते हैं पेन ड्राइव नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, क्योंकि कंप्यूटर डिवाइस ने पॉलिसी ले ली। और डिवाइस जब पॉलिसी लेता है वो ऑन होने के टाइम पे लेता है। अब मैटर नहीं करता कि भाई आपका कौन लॉगिन करता। ये जो पॉलिसी है ये यूज़र बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जब यूज़र लॉगिन करेगा तभी सर्वर से कॉन्टैक्ट होगा और तभी पॉलिसी अप्लाई होगी। तो हो सकता है रवि ने लॉगिन किया तो पेन ड्राइव आपका ब्लॉक्ड है, लेकिन अब मोहन दूसरे डिपार्टमेंट से है तो हो सकता है वहाँ पे उसको सेटिंग में पेन ड्राइव अलाउ है। तो यानी कि जब यूज़र लॉगिन करेगा तभी सर्वर से कॉन्टैक्ट होगा और तभी पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल होगी। अब जब भी यूज़र कोई भी, अब यूज़र बेस हो गया, एक यूज़र ने लॉगिन किया उसके हिसाब से सेटिंग एप्लीकेबल होगी जो भी उसके पास रखी हुई है। और आपने IT वाले बंदे को लॉगिन किया तो IT के अकॉर्डिंग, अब IT में हो सकता है उस बंदे को पेन ड्राइव अलाउ हो तो उसी कंप्यूटर पेन ड्राइव ओपन है, और जब कोई दूसरा सेल्स का बंदा लॉगिन कर रहा है तो वहाँ पर पेन ड्राइव उसकी नहीं रन करेगा। तो दैट मीन्स डिपेंड करता है कि आपने कंप्यूटर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की है या यूज़र बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की है। तो यूज़र बेस्ड करेंगे तो एट द टाइम ऑफ लॉगिन अप्लाई होगी, और जब कंप्यूटर बेस्ड सेटिंग कर देंगे इसके अंदर तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो। तो सपोज दैट यहाँ पे डेस्कटॉप है और मैं चाहता हूँ कि हमारे यूजर्स के डेस्कटॉप आइकन नहीं है, तो मैंने यहाँ से डाल दिया हाइड एंड डिसेबल ऑल आइटम डेस्कटॉप, एंड इस पॉलिसी को मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया, जस्ट सिंपल। तो पॉलिसी सेटिंग हो गई कि GPO1 एक सेटिंग कंटेन करता है कि हाइड एंड डिसेबल ऑल आइटम ऑन डेस्कटॉप। यहाँ पे देखने को मिल रहा है पॉलिसी इनेबल हो गया और हमने कर दिया। आप और भी चाहे और भी कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट मेन्यू सेटिंग है कि मैं चाहता हूँ विंडो R प्रेस करते हैं यूज़र रन ओपन ना हो या कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओपन ना हो, तो आप यहाँ से भी उन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट मेन्यू है तो रन ओपन करके वो कमांड रन करते हैं, तो वह भी सेटिंग मैंने यहाँ पे तो हमने डिसेबल कर दिया है कि रन नहीं आएगा यूज़र का और डेस्कटॉप आइकन नहीं आएगा। तो GPO1 कंटेन सेटिंग में आप जाएंगे यहाँ पे, इधर जा करके और देखेंगे कि भाई यहाँ पे आपने डेस्कटॉप हाइड एंड डिसेबल ऑल आइटम, तो ये हमने सेटिंग यहाँ पे कर दी है और ये यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में की है। तो जब यूज़र लॉगिन करेगा तब ये एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ और समझनी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपने यहाँ पे जाकर के डबल क्लिक किया इसको और ये विज़ार्ड ओपन कर दिया। जो भी है ये कंसोल जो आप देख रहे हैं, इंटरफेस जो आप ये देख रहे हैं, ये ओपन हुआ। तो बेसिकली एक चीज़ हो गई कि कंसोल था और उसके अंदर चीज़ ओपन हुई।
अब क्या होगा, एक चीज वह रहेगी कि रजिस्ट्री को भी तो मॉडिफाई करना रहेगा। बैकएंड में जो रजिस्ट्री है सिस्टम की, जब यूज़र लॉगिन करेगा तो उस पर वो रजिस्ट्री भी मॉडिफाई होनी चाहिए, जिससे हाइड एंड डिसेबल ऑल आइटम वाली सेटिंग हो जाए वहाँ पे, और यूज़र के तो रजिस्ट्री को मॉडिफाई होना है। तो ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट। और टेम्पलेट कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्पलेट, ADMX और ADML। उन्हीं का काम है। तो मैं समझाता हूँ आपको, एक PPT ले लेते हैं, उससे समझाता हूँ क्या है सीन उसका। ADMX और ADML क्या है और उनका क्या यूजेस यहाँ पे रहेगा। ADML से ही ये इंटरफेस बनता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोग्राम किया है। तो जब आप पॉलिसी को इनेबल करते हैं तो इसके अंदर, तो ये जो आपका विज़र्ड आप देख रहे हैं जिसके अंदर आप पॉलिसी इनेबल करते हैं, तो वो ADML फाइल से आता है। ADMX जो होता है वो क्या करता है, जब हम यहाँ पे इनेबल करते हैं, फिर ADMX क्या करता है, डायरेक्ट जाके फिर रजिस्ट्री को मॉडिफाई कर देता है। तो यहाँ पे ADML के थ्रू हमने अपना पॉलिसी को इनेबल किया, ये इंटरफेस नहीं होता। तो मैं कैसे इनेबल डिसेबल करता पॉलिसी को, जैसे हाइड एंड डिसेबल ऑल आइटम। तो मुझे ये इंटरफेस जो मिला है जिससे मैंने इनेबल किया है, ये ADML की हेल्प से आया है। ADML ने टारगेट किया ADMX को, बोला ये सेटिंग है यहाँ पे और तुम जाके रजिस्ट्री को मॉडिफाई कर दो। तो ADMX फाइल स्पेसिफाई द रजिस्ट्री सेटिंग टू चेंज ADMX फाइल आर लैंग्वेज मैच, और ADML फाइल जनरेट ए यूजर इंटरफेस टू कॉन्फ़िगर एडविस टेम्पलेट पॉलिसी सेटिंग। तो यहाँ पे दोनों बातें याद रखेंगे, ADMX का यूज़ और ADML का यूज़। कई बार इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि इंटरफेस कौन सा एक्सटेंशन से आ रहा है, वो टेम्पलेट का नाम बताओ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्पलेट, ADML एंड ADMX। तो उन्हीं का यूज़ हुआ है यहाँ पे, दोनों टेम्पलेट्स का पॉलिसी यहाँ पे मॉडिफाई किया, और फिर आगे का काम ADMX और ADML देखेंगे। तो हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे जा कर के जो GPO1 बना हुआ है, अब ये किसी डिपार्टमेंट को टारगेट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक GPO1 बनी हुई है और उसके अंदर दो सेटिंग है। अब आप डिसाइड करेंगे इस पॉलिसी को आपको किस OU के साथ लिंक करना है, डोमेन के साथ लिंक करना है, या साइट के साथ लिंक करना है। तो हमने बनाया हुआ है OU, अगर जो वह है तो विजिबल होगा यहाँ पे, और उसका जा कर के हम देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ ये जो पॉलिसी है वो सेल्स को टारगेट करे। तो राइट क्लिक ऑन द सेल्स OU एंड लिंक द GPO एंड सेलेक्ट द पर्टिकुलर GPO जो भी आप यहाँ पे लिंकअप करना चाहते हैं। एक OU के साथ आप मल्टीपल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट आप लिंक कर सकते हैं। तो GPO1 टारगेट करेगी सेल्स को, और सेल्स के अंदर जो भी यूज़र्स होंगे उनको टारगेट करेगी। और इस ग्रुप पॉलिसी GPO1 के अंदर यहाँ पे सेटिंग है हाइड एंड डिसेबल ऑल आइटम एंड रिमूव द आइटम जो भी है। तो ठीक है, यूज़र हम बना लेंगे जब तक डोमेन ज्वाइन होगा, और देखते हैं टारगेट होता है या नहीं होता है कंप्लीट, जो भी हमने देखा।
लेते हैं और देखते हैं। कितने लोग हैं आप, किसी का नाम बताओ, डाल देता हूँ, फिर डाल देता हूँ। अच्छा, ग्रुप पॉलिसी चेंजेस के बाद जीपी अपडेट आपको चलाना है, ग्रुप पॉलिसी अपडेट, नहीं तो 10 मिनट के बाद अपडेट होगा। 600 सेकेंड टाइमिंग है, फोर्सफुली भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। बाकी 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक लॉग इन करते हैं यूज़र को अपने, और पॉलिसी हमने लिंक कर ही दी गई है, तो इम्पैक्ट क्या आएगा एक बार चेक करते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे कोई आइकन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, रिसाइकिल बिन भी नहीं आ रहा है, राइट क्लिक भी आपका डिसेबल हो गया, और विंडो आर रिस्ट्रिक्शन है कि आप विंडो आर ओपन नहीं कर पाएंगे, रन ओपन नहीं कर पाएंगे अगर जो हम लिखते भी हैं सर्च में। आएगा इसी सिस्टम पे, जब हमारा आईटी का पर्सन लॉगिन करेगा तो वह पॉलिसी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका जो पॉलिसी लिंक हुआ है वो आपका सेल्स ओयू के साथ है, आईटी ओयू के साथ नहीं। अगर जो आप यहाँ पे लिंक कर देते इस पॉलिसी को, तो फिर आईटी के यूजर्स पे भी एप्लीकेबल होता। तो प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या है, डोमेन पे लगी हुई पॉलिसी सभी को टारगेट करेगी, पर्टिकुलर ओयू पे पॉलिसी लगी हुई पर्टिकुलर ओयू के ऑब्जेक्ट को भी टारगेट करेगी। अगर जब हम यहाँ पंकज को लॉगिन कराएं तो आपकी सारी चीज़ें अच्छे से काम, मतलब जैसा पॉलिसी सेटिंग, तो आइकॉन भी आपके आएंगे और रन भी ओपन रहेगा। यहाँ पे हमारा डिफरेंट ओयू के साथ डिफरेंट पॉलिसी आप देख सकते। सर वहाँ पे जो डेस्कटॉप पे आइकन्स आते हैं, बेसिकली अगर हम लोग उसको वहाँ चेक मार्क करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या वो, राइट क्लिक ही बंद कर दिया, आपका राइट क्लिक ही नहीं होगा। अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि वो हाईलाइट नहीं होगा बेसिकली। आप बैक एंड से भी डालोगे नहीं आएगा, ठीक है। मतलब डेस्कटॉप फोल्डर में जाके डाल सकते हो ना डेस्कटॉप पे देखने के लिए, हाँ वहां जी से भी नहीं आएगा। सर, वो ऑप्शन भी दिखाना सर कि वहाँ पे ना क्या आता है, वहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे तो डेस्कटॉप आइकन आ ही गया है यहाँ पे, तो राइट क्लिक करके वो डिस्प्ले सेटिंग है, पर्सनलाइज है, कहाँ जाके करते हैं आप लोग, आइकन वगैरह शो कर लेते हैं ना यहाँ से, ठीक है।
हेलो। जी सर, जी सर। तो यहाँ से आप कर लिया तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी जैसे हमारा यूज़र है, अब यूज़र क्या करेगा, बैकएंड से डेटा डाल लेता है कई बार। उसका प्रोफाइल होता है ना, प्रोफाइल के अंदर से डाल ही देता है ना, वो देखा हो। अब जैसे यूज़र ने बोला कि मैं अंदर से डालूंगा डेटा, कहाँ जाऊँगा, अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगा। ये रहा मेरा डेस्कटॉप। ठीक है, ये आइकन है ना वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है, हाँ जी। हाइड है। अब यूज़र ने यहाँ जा करके डाल दिया कोई फोल्डर। ठीक है, तो वो यहाँ पे रहेगा, इधर नहीं दिखाई देगा आपको, डेस्कटॉप पे नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। ठीक है, उसने हाइड कर दिया कंप्लीट। अगर यहाँ पे सर अगर हम अभी राइट क्लिक करते हैं, क्या क्या ऑप्शन हाइड होंगे? राइट क्लिक बंद कर दिया है कंप्लीट। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। राइट क्लिक हो गई। ठीक है, अगर आप सेम पॉलिसी को मल्टीपल ओयू के साथ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे सेल्स है और भी हमारे पास ओयू है, ओयू यहाँ से बना लेते हैं, ग्रुप पॉलिसी से बना लेते हैं। तो एक हम HR बनाते हैं। अब आप चाहते हैं सेम पॉलिसी HR पे भी एप्लीकेबल हो, तो कुछ नहीं करना है, लिंक द एग्जिस्टिंग GPU एंड सेलेक्ट द GPU एंड ओके। तो वन GPU कैन बी लिंक विथ मल्टीपल OUs। तो ये जो हमारा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट इधर आपको दिख रहा है, इधर यहाँ पर, तो ये टारगेट कर रहा है, HR को भी टारगेट कर रहा है, और आपका इसको भी सर ऐसी कुछ टारगेट। सेटिंग है जो मतलब जो आपने जीपी बनाया है तो वो बार बार हमें ओयो से मतलब लिंक करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई सेटिंग है कुछ है कि मतलब हम जैसे ओयो बनाए डायरेक्ट, मतलब हमारा जो ये बाय डिफॉल्ट में जो बनाया है ना जो जीपीओ वन उससे कनेक्ट हो जाए? आप देखिएगा, एक GPU बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि मल्टीपल OU के साथ लगाया जाए, पहली चीज़। ठीक है, वो तो फिर सभी पे जाके लिंक हो जाएगा। अगर जो अच्छा आपको ऐसी सेटिंग चाहिए तो आप यहाँ एडिट कर दो ना, क्यों आप अच्छा। यहाँ पे GPU बना रहे हो? ये जो डिफ़ॉल्ट डोमेन पे जो GPU लगी हुई है, हम्म। इसी को आप एडिट करके या नया GPU यहाँ बना दो तो सभी OU पे एप्लीकेबल होगा। आप मल्टीपल GPU का लोड इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ, मल्टीपल लिंक्स आप क्यों बना रहे हो? फालतू में उनका कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म, आप चाहते हो कि मुझे लिंक ना करनी पड़े यहीं पे डायरेक्ट, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट का ऑप्शन है, तो फिर आपको लिंक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। बट ये रिकमेंड करते नहीं, ये कहते हैं कि यहीं पे बनाओ और बाद में ही लिंक करो। ठीक है, कि हाँ जिसके जी। साथ आपको लिंक करना है। ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी आपको। ठीक है, तो एक GPU, अच्छा, एक OU के पास मल्टीपल GPU आप लगा सकते हो। जैसे हमारे पास एक GPU और क्रिएट कर लेते हैं, GPU 2, GPU-2, और इसमें सेटिंग कर देता हूँ आपका लॉक द टास्क बार। ये टास्क बार नहीं होती ये वाली नीचे, हाँ जी हाँ जी। या ऑल्ट कंट्रोल डिलीट जब प्रेस करता है तो यूज़र के पास राइट ऑप्शन साइड नहीं में। आए टास्क मैनेजर ब्लॉक करने का। वो करता है ना एंड टास्क जो करता है प्रोग्राम हाँ को। जी हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अब एंड टास्क ना करें प्रोग्राम्स। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। चलिए टास्क पर मैं नोट करता हूँ। का पार्ट नहीं है, डिस्कटॉप का पार्ट नहीं है।
आ रहा है सर, स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को भी आ रहा है। यहाँ मिलेगा ये जो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट ऑप्शन। हाँ तो जी। मैं चाहता हूँ ये जो क्या करते हैं, एक तो टास्क बार हाइड कर दो, खत्म कर दो वहाँ से। हमने देखा ना यूजर एंड टास्क कर देते हैं किसी प्रोग्राम को हाँ जी, हाँ जी, कर देते हैं। चलता हुआ, जैसे यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करेंगे और वो यहाँ से एंड टास्क कर देंगे, अभी दिखाई देगा। तो ये पॉलिसी हमने लगा दी है और ठीक है, ओके। तो ये पॉलिसी मैं चाहता हूँ जो सेल्स के बंदों पे एप्लीकाई होगा, आईटी वालों पे नहीं चाहिए मुझे। तो ये जीपीओ मैंने लिंक द जीपीओ विद सेल्स। तो ये यहाँ पे दो जीपीओ काम कर रही हैं। एक से क्या होगा आपका, ये हाइड एंड डिसेबल स्टार्ट डेस्कटॉप, और ये जो जीपीओ 2 है ये क्या करने वाली है, ये ऑल्ट कंट्रोल डिलीट ऑप्शन पे है, ठीक है, और वहाँ पे टास्क मैनेजर नहीं आएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार यूज़र को लॉगिन करा के। मैं तो 100% काम करता ही करता, बट आपको दिखा रहा हूँ कि मल्टीपल जीपीयू आपका यहाँ पे काम कर। सर एक जीपीयू में मल्टीपल पॉलिसीज इनेबल कर सकते हैं? हाँ, वो मल्टीपल कर तो रहे हम लोग, अभी नहीं किया था जीपीओ 1 में हमने 2 सेटिंग की हैं इधर, ये देख रहे हैं, ये डेस्कटॉप वाली। और ऐसे अगर जो पॉलिसी बनना लगा तो 1000 पॉलिसी 10,000 पॉलिसी, ये कहाँ तक हम मैनेज करेंगे, एक एक बनाने लगेंगे तो कितनी पॉलिसी बन जाएगी। तो ये जीपीओ 1 में हमने 2 सेटिंग की हैं इधर, अच्छा, मतलब ठीक है। इसी के अंदर अगर हम ऐड ऑन करना चाहें कि कुछ और पॉलिसीज की कंट्रोल हाँ पैनल हाँ हाँ, कर सकते तो हमने लगाया था ऑल्ट कंट्रोल डिलीट। तो जब यूज़र ऑल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करेगा तो यहाँ पे एंड टास्क का ऑप्शन, टास्क मैनेजर जो ओपन करते हैं वो नहीं आ रहा है, हैं? ओके। ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है सिंगल जीपीयू में नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये जीपीयू जो है जीपीयू 1 टारगेट कर रही है एचआर को भी, और जीपीयू 1 टारगेट कर रही है सेल्स को भी। तो मैं नहीं चाहता कि एचआर वालों का भी वो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट ऑप्शन ब्लॉक हो, तो मैंने यहाँ पे इनके लिए एक अलग जीपीयू बना दिया, ठीक है। हेलो, जी हाँ सर, जी जी सर। सर। अब रूल नंबर 1 क्या है, सब ओयू, ओयू के अंदर ओयू होता है। तो जब भी पॉलिसी लगी हुई है सेल्स पर, ऑटोमेटिकली वो चाइल्ड पर जाएंगे। तो सेल्स 2 के अंदर कोई यूज़र है और वो सेल्स का ही सब ओयू है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जीपीओ उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। पॉलिसी इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं। तो जब आप सेल्स 2 पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस में जाएंगे, तो डोमेन पे कोई पॉलिसी लगी है वो भी इसके ऊपर आ रही है, और पेरेंट ओयू पर 2 पॉलिसी लगी हैं वो भी टारगेट कर रही है, जबकि इसकी कोई अपनी पॉलिसी, अपना जीपीओ नहीं है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर भी अलग से एक जीपीओ और ऐड ऑन कर सकते हैं। ऊपर से 2 तो आ ही रही हैं, 3 आ रही हैं ऊपर से, तो आप इस पर अलग से ही पॉलिसी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे जीपीओ 1 जीपीओ 2 है, तो इधर भी आपका क्रिएट द जीपीओ एंड जीपीओ 3, तो इसकी अपनी होगी, और 2 इसके पास पेरेंट्स से आ रही है। टोटल मिला के 4 जीपीओ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। क्लियर? चलो, यस सर। अब आप चाहते हैं नहीं, पेरेंट की पॉलिसी चाइल्ड पर ना आए,
और मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक ये वाली पॉलिसी चाइल्ड पर आए। तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ से ब्लॉक इनहेरिटेंस करना है। तो सारी पॉलिसी पेरेंट्स से जो फ्लो हो रही है वो गायब हो गई। आप देख रहे हैं इधर एक रह गई, एक हाँ जी। इसकी अपनी है, ये तो रहेगी क्योंकि डायरेक्ट लिंक कर रखा है आपने इसके साथ। लेकिन जो इनहेरिट हो रही थी वो सब भाग गई, यहाँ से हट गई, टारगेट नहीं करें। और मैं इसको हटा देता हूँ तो टारगेट करती हैं। तो चाइल्ड अगर जो चाहे तो पेरेंट की पॉलिसी को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। अब पेरेंट से कोई भी पॉलिसी चाइल्ड पर आपको नहीं मिलेगी इनहेरिट होती हुई। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये वाली पॉलिसी टारगेट करे, बाकी कोई पॉलिसी टारगेट ना करे। तो इसको आपको क्या करना है, एनफोर्स यहां से कर देना है। अब ये वाली पॉलिसी ही आएगी, बाकी कोई पॉलिसी पेरेंट की पॉलिसी नहीं आ रही है। चाइल्ड ने ब्लॉक किया, पेरेंट की पॉलिसी यहाँ पर फ्लो नहीं कर रही है। लेकिन इस ये वाली पॉलिसी को इन्फोर्स किया गया, फोर्सफुली अप्लाई किया, तो सेल्स 2 पर दिखाई दे रहा है GPO 2 का इम्पैक्ट, और GPO 3 से कोई लेना देना नहीं किसी का, ये इसकी अपनी है। तो आप अगर जो चाहते हैं पेरेंट के पास मल्टीपल GPO हैं और उसमें से कुछ GPO ही फ्लो करें, इनहेरिट हो, तो आप चाइल्ड से ब्लॉक करके और पेरेंट की जो भी पॉलिसी है, जो भी आप फ्लो करना चाहते हैं, इनहेरेंट करना चाहते हैं, उसको इन्फोर्स करना होगा। रूल समझ आ गया आपको? हाँ जी। तो ये था पॉलिसी इनहेरिटेंस ऑप्शन एंड ब्लॉक पॉलिसी इनहेरिटेंस एंड एनफोर्स का यूजेस हमने आपको करके दिखाया कि किस तरह से आप पॉलिसी को फोर्सफुली ब्लॉक होने के बाद एप्लीकेबल करते हैं। लेकिन सिनेरियो ये है कि पेरेंट के पास मल्टीपल GPU है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक लाना चाहते हैं, तभी हम इसमें से करते हैं। बाकी ब्लॉक करने का कोई लॉजिक नहीं है ऐसी, क्योंकि पेरेंट की पॉलिसी चाइल्ड OU पर आ ही रही है। अगर जो आपको नहीं चाहिए थी चाइल्ड OU तो आपने बनाया कि आप अलग से भी OU बना सकते हैं। और सिनेरियो वाइज है, जैसा नीड है आप वैसा इसको कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो ये आपका एक चीज़ यहाँ पे हमने देखने को मिला, पॉलिसी इनहेरिटेंस एंड ब्लॉक पॉलिसी इनहेरिटेंस। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर GPO पर कौन कौन सी ऑप्शन देखने को मिलती है। तो अगर जो हम यहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहली जो ऑप्शन है वो स्कोप की ऑप्शन है। तो सम केसेस में ऐसा होता है कि एक OU है और उसके अंदर 10 यूजर्स हैं, बट 8 यूजर्स पे मैं उस पॉलिसी को चाहता हूँ और 2 यूजर्स पर मैं नहीं चाहता कि वो उनको टारगेट करे। तो GPO 1 में सेटिंग है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट की सेटिंग है कि डेस्कटॉप आइकन नहीं आएंगे, और HR के अंदर कोई यूज़र है, मेरे 10 यूज़र हैं HR के अंदर, सपोज दैट मैं चाहता हूँ 5 यूज़र को ये टारगेट करे और 5 यूज़र को टारगेट नहीं करे। तो आपको स्कोप के अंदर जाना है, यहाँ से इसको हटाना है और उन यूज़र को देखो, इसका मतलब क्या, दिस GPO सेटिंग कैन ओनली अप्लाई द फॉलोइंग यूज़र ग्रुप एंड। तो जो यहाँ पे आप ऐड करोगे उसी के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, अदर यूजर्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो HR के सिर्फ जो यूज़र आपने 5 यूज़र यहाँ पे ऐड ऑन करे होंगे उन्हीं पर ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगा, दूसरे यूजर्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यू कैन फिल्टर कि सेम OU के सेम OU में 10 यूज़र हैं, बट कुछ यूज़र इस पॉलिसी का पार्ट है और कुछ यूजर्स पार्ट नहीं है। तो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का मतलब होता है एवरीवन पर ये पॉलिसी लगेगी, बट यू कैन रिमूव फ्रॉम हेयर ऑथेंटिकेटेड यूजर्स एंड यू कैन ऐड योर 5 यूजर्स जिन पर भी आप ये पॉलिसी ऑन विच, ठीक है, आप लगाना चाहते हैं। तो इसको फिल्टरिंग, दैट मीन्स सम यूजर्स को एप्लीकेबल होगा और सम यूजर्स को एप्लीकेबल नहीं। क्लियर? हेलो? हाँ जी यस सर। सर। तो सर ये रिमूव, ये ऑथराइज्ड यूजर, ये हम लोग रखेंगे ऑथेंटिकेटेड सर? यूजर, अच्छा सॉरी,
ऑथेंटिकेटेड यूजर से इनको हटा देंगे, सिर्फ अपने यूजर्स को ऐड करेंगे जो 5 यूजर पे एप्लीकेबल चाहिए। ठीक है। डिटेल का मतलब होता है चेक करना कि कितने यूजर पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, कितने कंप्यूटर पॉलिसी में चेंजेस किया है, ये ईडी में फैच होता है। और आज आप चाहते हैं जीपीओ डिसेबल रखना तो आप कभी भी डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि पॉलिसी को रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, फिर आपको जरूरत है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शन दिया है, अगर जो किसी रीजन से आपको पॉलिसी आज डिसेबल रखनी है तो आप कभी भी उनको इनेबल डिसेबल विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज, पॉलिसी को डिलीट रिमूव बिना किए हुए आप कभी भी पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर हैं, जस्ट लाइक कि 50 यूजर हैं, उन हाँ 50 यूजर में से अब हमें कैसे पता लगेगा कि 45 पे ये पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए और 5 पे नहीं होना चाहिए? तो ऐसा कोई रिपोर्ट का भी कुछ ऑप्शन होता है कि इस पे अप्लाइड हो चुकी है? नहीं, ऐसे है, इसमें 10 यूजर हैं, 4 डिपार्टमेंट के, 2 मैनेजर हैं। ठीक है, 8 यूजर आपके दूसरे रह गए। तो ये हम्म। जो है, ये जीपीओ 1 में 8 यूजर को ऐड करो, अपने 2 मैनेजर्स को ऐड नहीं करो इधर। हेलो। हाँ जी। हम आपको फिल्टर बता रहे हैं कि एक ओयू के अंदर 10 यूजर हैं, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि ये पॉलिसी 8 यूजर पे लगे, 5 पे लगे या 2 पे लगे? तो यस, वी हैव ऑप्शन कि इस पॉलिसी में हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। पर सर ये करना ना कैसे, कर। हाँ ये श्योरिटी कैसे लेंगे कि उस पे अप्लाइड हो चुकी है उन 8 यूजर्स पे? हाँ, मतलब 8 में से 7 पे तो हो गई, किसी एक पे नहीं हुआ, तो ये कैसे वेरीफाई कैसे करेंगे? देखिए, ग्रुप पॉलिसी का सेटिंग और अप्लाई होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अच्छा। ग्रुप पॉलिसी फिल्टर कहता है कि यहाँ कौन ऐड है, मैं उसी को टारगेट करूंगी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो 8 यूजर के नाम आएंगे यहाँ, पहली चीज। जी। ठीक है। तो यानी कि इसको फिल्टरिंग जो काम करेगी वो किस यूजर पे करेगी? 8, रवि, मोहन, सोहन। तो ठीक है। इसको रिमूव करके तो ये पता लग गया कि भाई ये हो गया। अब आप कह रहे हो कि उन 8 यूजर पे नहीं लग रही है, वो रिपोर्ट एक अलग होगी। यहाँ से तो आपने सेटिंग कर दी, इन 8 यूजर पे ये पॉलिसी बिल्कुल। लगेगी। तो बिल्कुल। ऐसे ऐसे तो इश्यू बहुत आएंगे कि पॉलिसी नहीं लग रही है। जरूरी थोड़ी है कि फिल्ट्रेशन की वजह से ना लग रही हो। पता लगा एचआर पे कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, सभी यूजर पे एप्लीकेबल हो, बट एसआर के यूजर पे पॉलिसी काम ही नहीं कर रही है। राइट। तो ये तो सेटिंग है, ये नहीं बताती है कि अच्छा। पॉलिसी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। इसका काम वो नहीं है। इसको फिल्टरिंग कहती है कि मेरे अंदर ऐड कर दोगे तो मैं उन पर लगूंगी, और जो मेरा टारगेट नहीं है मैं उस पर नहीं लगूंगी। तो आपने इसको फिल्टरिंग में जो यूजर ऐड किए उन पर पॉलिसी एप्लीकेबल होगी। अभी केस है, फिल्ट्रेशन तो है नहीं कोई। अगर राइट। जो एचआर का यूजर लॉगिन करता है तो इसकी क्या गारंटी है कि उस पर पॉलिसी काम कर रही है या नहीं कर रही है? समझे मेरी बात? जी। हेलो। जी जी तो सर। अप्लाई होना ना होना ये अलग बात है, और सेटिंग होना एक अलग बात है। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक। तो पॉलिसी तो वैसे भी काम नहीं करती ना। कई बार अभी मैंने जीपी अपडेट चलाया, अगर तो मैं जीपी अपडेट नहीं चलाता तो इस यूजर पे पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं नहीं होती। होती। नहीं होती तो अब क्या होता है, या तो जीपी अपडेट से पहले आप डायग्नोस्ट कर रहे हो, तो हम चेक बैक करते, जीपी अपडेट चला के देखते एक बार कि अच्छा ठीक है अब पॉलिसी एप्लीकेबल। तो रियल टाइम अब रिपोर्ट बनती है पॉलिसी की, क्योंकि जब यूजर लॉगिन करता है तो उसी टाइम रिपोर्ट जनरेट होती है। अगर तो यूजर लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसका कोई इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर सकते वहां पे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ओके। बस इतना ही डायग्नोस कर सकते हो, अच्छा एचआर है, एचआर में यूजर है तो पॉलिसी लिंक भी है तो काम करनी चाहिए। अब उस बंदे ने लॉगिन किया, सपोज दैट एचआर का जो भी है एबीसी यूजर, अब हम्म। पॉलिसी नहीं लग रही है, समझ रहे नहीं? तो अब पहले उसको लॉगिन किया जाएगा, फिर उसकी रिपोर्ट निकाली जाएगी, जनरेट की जाएगी, फिर उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि यहाँ पे पॉलिसी क्यों अप्लाई नहीं हो रही नहीं। है। अगर जो एचआर का बंदा एबीसी यूजर लॉगिन ही नहीं किया तो उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिसी एप्लीकेबल कब होती है? जब यूजर लॉगिन करता है। तो हम्म। रियल टाइम रिपोर्ट तभी निकाली जा सकती है यूजर जब लॉगिन करें। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इतनी हो सकती है बस, एचआर ओयू में वो यूजर होना चाहिए जैसे आईटी में होना चाहिए। अगर जो वो इस ओयू का पार्ट नहीं है तो पॉलिसी काम नहीं करेगी। जैसे सेल्स में हमने एसएस को डाला हुआ है और हमने ये चेक कर लिया, अच्छा सेल्स डिपार्टमेंट में एसएस है,
अब हम इस डिपार्टमेंट की पॉलिसी जा करके देखते हैं, एसएस वेयर इज सेल्स। अच्छा, सेल्स पे GPO1 लगा हुआ है, फिल्ट्रेशन कोई नहीं लगी हुई, तो पॉलिसी इस पर लगनी चाहिए, क्राइटेरिया सारे ठीक है। तो बस आपने यहाँ पे सेटिंग देख लिया, अब उसके बाद उस पर पॉलिसी नहीं लग रही है, वो लॉगिन नहीं कर रहा है, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ठीक है, तो यूजर को लॉगिन कराना पड़ेगा, रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे उसका इशू निकाला जा सकता है। हेलो, मतलब इंडिविजुअल किसी के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा उसको। और पहले उसको लॉगिन कराना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर तभी उसको पॉलिसी भेजेगा जब वो लॉगिन करेगा। ठीक है, हेलो, ओके सर, ओके। है ना, क्योंकि जब तक यूजर लॉगिन नहीं करेगा तब तक उसके ऊपर सेटिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, और एप्लीकेबल नहीं होगी तो रिपोर्ट किस चीज का, किसी चीज का कोई रिपोर्ट ही नहीं बनेगा। राइट क्लियर? सर, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे। यहाँ से बस इतना देखा जा सकता है कि सेल्स है, पॉलिसी लिंक है, और क्या सेटिंग हमने यहाँ पे की है, और किसी वजह से स्कोप फिल्टरिंग में उसका आपको हटा तो नहीं रखा है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड यूजर्स है, तो यानी कि सभी यूजर्स पे एप्लीकेबल होगा। अब एसएस पे नहीं अप्लाई हो रही तो उसका इन्वेस्टिगेशन करो, भाई क्यों अप्लाई नहीं हो रही, लॉगिन कराओ, रिपोर्ट निकालो, पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। एसएस की बात करते हो, एसएस यूजर पे अभी कहते हो कि पॉलिसी उसके आइकन डिसेबल नहीं हो रहे, उसके आइकन आ रहे हैं, और हमने ये देखा एडवेंस टेम्पलेट में उसका स्टार्ट मेन्यू में रन भी चल रहा है, तो दैट मीन्स उसके ऊपर पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। नहीं और हो वो रही है। पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं हो रही, तो यहाँ से इस टाइम मैं देखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं हो रही है। सेल्स के अंदर एसएस है, ग्रुप पॉलिसी 1 है, फिल्ट्रेशन कोई लगा नहीं है। ठीक है, और पॉलिसी सेटिंग भी परफेक्ट है, पॉलिसी सेटिंग कह रही है दोनों चीज़ें यहाँ पे इनेबल्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखा दोनों चीज़ें इनेबल्ड भी दिख रही हैं। तो अगर जो आप पूछते हो एसएस के साथ क्या इशू है, तो मैं लूँगा सेटिंग रिलेटेड तो कोई इशू दिखाई अभी यहाँ पे नहीं देता है। हेलो, यस सर। हाँ, अब वो पॉलिसी नहीं लग रही है, आप जा रहे हैं लॉगिन कर रहे हैं, ये सेटिंग्स काम नहीं कर रही हैं उधर, यूजर डेस्कटॉप पे सेव भी कर रहा है, रन ओपन करके कमांड भी चला रहा है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन अब आगे का रहेगा। तो उसके लिए हमें टूल दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रुप पॉलिसी रिजेक्ट। इसकी हेल्प लेकर के हम रिपोर्ट निकालते हैं, और ये सारा जनरेट करता है। तो वो आगे की बात है, अभी तो उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, अभी तो सारी सेटिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ये वाला हो गया। अब ग्रुप पॉलिसी में सेटिंग में तो आप सेटिंग देख ही पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे कि भाई क्या क्या पॉलिसी आपने डिफाइन की है। डेलीगेशन, डेलीगेशन के इस पॉलिसी को कौन मैनेज कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ, हमने आईटी में कोई बंदा हायर किया, उसको राइट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे, उसको राइट दे देंगे। सपोज दैट एसएस को मान लेते हैं, बंदा हमारा है, यही आईटी का बंदा है, यही काम करता है आईटी में। ठीक है, इसको ऐड किया, इसको ओके किया। अब आप क्या इसको देना चाहते हैं, रीड राइट मॉडिफाई, तो GPO1 को ये कंट्रोल करेगा, एडिट सेटिंग करेगा, और जो भी आप इसको टास्क असाइन करेंगे उसको वो कर पाएगा। तो डेलीगेशन इज ए परमिशन टू मैनेज द GPO1। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसको फिल्टरिंग, डिटेल्स, सेटिंग एंड डेलीगेशन। आप इस GPO की रिपोर्ट सेव करना चाहते हो तो यहाँ से सेव एज रिपोर्ट कर लेंगे आप, पूरी रिपोर्ट बन के आ जाएगी, क्या क्या सेटिंग है, कौन यूज़र है, ओ सॉरी कौन से हुई पे एप्लीकेबल है, तो हम इसको डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, और आप ईमेल वगैरह कर सकते हैं, और मतलब एक रिपोर्ट आपकी बन करके तैयार हो जाती है इस तरह से। आप इसमें भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, हेलो, जी सर, जी। है ये वही चीज़। ठीक है, जो उधर देख रहे थे, बट एक फाइल में दे दिया गया है आपको, आप आराम से इसको देख लो, क्या देखना है आपको ये सब। ठीक है, तो रिपोर्ट है बस आपको मिल जाती है, डोमेन रेक्शन है, रेक्शन है, क्रिएटेड है वही, मॉडिफाई है वही, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में 2 पॉलिसी चेंज हुई हैं, कॉन्फ़िगरेशन की है, आईडी से सॉल्व की है, GPO स्टेटस इनेबल है, और
बाकी आपने जो सेटिंग की है ADMS टेम्पलेट है, रिट्राइव बढ़िया से हो रहा है, और ये हाइड एंड डिसेबल ऑल आइटम फ्रॉम डेस्कटॉप है, और एक आपका जो भी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको वहाँ से भी दिखेगी। तो आप चाहते हैं रिपोर्ट सेव करना तो कर सकते हैं, बात नहीं। हम जाते हैं इधर वापस, तो 4 ऑप्शन ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। WMI फिल्टर, WMI फिल्टर एक अच्छी ऑप्शन है, और विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन फिल्टरिंग ये है। ये करता है विंडोज़ के कंपोनेंट को फिल्टर करता है। जैसे जहाँ पे विंडोज़ 10 है वहीं पे ये पॉलिसी एप्लीकेबल हो। अगर जो यूज़र XP पे लॉगिन कर गया तो ये पॉलिसी ना लगे वहाँ पे। अगर जो यूज़र 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट और 64 बिट ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने, तो यूज़र अगर जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन करे तो पॉलिसी वर्क ना करे GPO1। तो इस तरह के भी आप क्राइटेरिया लगा सकते हैं, क्राइटेरिया के डेल का मॉडल ये है तो पॉलिसी ना लगे, बैटरी 50% से डाउन हो तो ये पॉलिसी ना लगे। जो विंडोज़ के कंपोनेंट हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे आप फिल्टरिंग इनेबल कर सकते हैं। तो जब यूज़र लॉगिन करेगा तो WMI फिल्टर को ये मैच करेगा, उसके अंदर जो सेटिंग होगी अगर जो वो क्राइटेरिया मैच कर गया तो पॉलिसी लगेगी, अदरवाइज पॉलिसी नहीं लगेगी। तो इसमें आप 32 बिट और 64 बिट का कंपैरिजन या विंडोज़ XP का रिजल्ट हम आपको करके दिखा सकते हैं कि विंडोज़ XP नहीं है या ये पॉलिसी विंडोज़ XP पे लगे। कभी मतलब यूज़र लॉगिन करे, विंडोज़ 10 पे लॉगिन करे तो नहीं ये पॉलिसी वर्क करे। हाइड एंड ऑल आइटम जो डेस्कटॉप के हैं वो तुरंत आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया लिख देता हूँ कि वेयर फाइंड विंडोज XP, अगर जो XP मिले तो पॉलिसी लगे, और अगर जो यूज़र विंडोज़ 10 पर लॉगिन हो रहा है तो क्राइटेरिया मैच होगा ही नहीं क्योंकि XP है नहीं वो, तो पॉलिसी आपकी वर्क नहीं करेगी। क्लियर? हेलो? हाँ जी सर। या लिख देता हूँ कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब लॉगिन करे तो पॉलिसी एप्लीकेबल हो, जब यूज़र 64 बिट, तो हमारा विंडोज़ 10 64 बिट वाला है, ठीक है। तो तुरंत आपके आइकन जो हाइड हो रहे हैं वो आ जाएंगे वापस, क्योंकि ये 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पॉलिसी में लिखा गया है कहाँ पर अप्लाई होगी, जहाँ पे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। तो ट्राई कर लेते हैं एक बार, पॉलिसी लिख देते हैं। अच्छा, इसके जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, जैसे जावा होती है, जैसे आपका डिफरेंट है, तो SQL होता है आपका, तो ये WQL होता है, विंडो क्वेरी लैंग्वेज। SQL लाइक होता है ये, स्क्रीन तो वही स्टक होगी शायद आपकी सर। नहीं रुका हुआ है। मैं सिर्फ हाँ जी। आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा अच्छा। हूँ कि कौन सी लैंग्वेज से ये क्वेरी चलेंगी, मतलब लिखना कैसे होएगा उसको, ठीक है। ओके ओके। क्वेरीज WQL फॉर्मेट है आपका। इट इज़ लाइक ए विंडोज SQL पर्सन इसको लिख देते हैं। अगर उनसे बोलोगे एक क्वेरी लिख देना जरा WMI फिल्टर के लिए, तो उनको बताना पड़ेगा कि क्या लिखवाना आप चाह रहे हैं, किस रिगार्डिंग, तो थोड़ा उनको आइडिया दोगे तो यहाँ जा करके लिखी जाती है न्यू में जाकर। तो मैं लिख देता हूँ XP लिख देता हूँ, या 30 बिट, नेम से फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, नेम कुछ भी डाल दो। XP 32 बिट डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 32 बिट के लिए भी क्वेरी लिख देंगे। अब यहाँ पे जाएंगे, ऐड करेंगे। ऐड के अंदर आपको वही फॉर्मेट देना पड़ेगा जो WQL का है, वेयर फाइंड XP, इन्वर्टेड कोमास, परसेंटेज, जैसे जावा के कोड में होता है ना, हर एक कोड में होता है, ऐसे ऐसे लिखते हैं। 2-4 कोड तो देखे होंगे HTML के, आपने किसी लैंग्वेज तो देखी होगी कभी, ठीक है। हर एक का अलग है, पाइथन का कोडिंग अलग तरीके से लिखा जाता है, ऐसे ही WQL का जो कोड है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है लैंग्वेज में। WMI फिल्टर 32 बिट, ये आ रही है, इसको ले लेते हैं। अगर जो मैं, लेकिन क्वेरी हमने नहीं लिखी है, ये लिखी हुई ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं,
तो इसके लिए ये भी ध्यान रहेगा कि क्वेरी टेस्टेड होनी चाहिए। अगर जो आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उठाया है तो 100% वर्क करेगी या नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे मेरी बात? हेलो, यस सर। ये सिंटेक्स आप देख रहे हैं इस तरह से। तो ऐसे लिखा जाता है, ये उठा लेता हूँ, तो वर्क करना चाहिए। इसमें लिखा है कि विंडोज़ 10 से पहले जो वर्जन है तो सेलेक्ट विंडोज़ 30 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाई वेयर लाइक वर्जन 6। तो विंडोज़ के जो वर्जन होते हैं उसमें काम करता है वो आर्किटेक्चर 64। देख लेते हैं एक बार, इसको ले लेते हैं इधर से। इसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना और क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो सिंटेक्स अगर जो करेक्ट होगा तो सेव होगा, अदरवाइज सेव नहीं होगा। तो सिंटेक्स में कुछ प्रॉब्लम है जो प्रोग्रामर ने लिखा है, तो हम इसको एडिट करके दोबारा मैं सर्च करता हूँ। वैसे मेरे पास लिखा हुआ है, मैं तो इंटरनेट से ले ही रहा हूँ, ठीक है। विंडोज 7 का दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं, फिर और ढूंढ के लगाऊंगा कहीं से। कई बार इंटरनेट पे सही मिल जाता है और कई बार नहीं भी मिलता है, तो दोनों ही बातें यहाँ पे रहती है। तो अगर जो सेव नहीं हुआ तो क्वेरी ठीक नहीं है, किसी और मैटर में वो लिखा हुआ है, तो हम गलत क्वेरी ले, सिंटेक्स एरर आ रहे सब। मैं और सर्च कर लेता हूँ किसी और लिंक से। तो गारंटी नहीं होता है कि यहाँ से ये देख लेते हैं, जैसे प्रोग्रामर की हेल्प चाहिए होगी। ये प्रोसेसर के लिए लिख दिया है उसने कि जहाँ पे प्रोसेसर 32 बिट हो। मैं बता रहा हूँ ना, एवरीथिंग यहाँ पे आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं प्रोग्रामर से। ये ओएस लेवल पे थी, वहाँ प्रोसेसर लेवल पे है। ये जो क्वेरी इसने लिखी है ये प्रोसेसर के लिए लिखी हुई है। सही क्वेरी मिलना ये ठीक है, ये ऐड हो गया सिंटेक्स। अब हमने कहाँ लगाना है, ये GPU 1 के अंदर हमने स्कोप के अंदर जा करके यहाँ नीचे ये दिखेगी आपको, ये आ गई, इसको यस कर दो, ठीक है। हेलो, अब GPU 1 किस पे है, सेल्स यूजर पे लगा हुआ है, सेल्स OU पे लगा हुआ है। तो GPU अपडेट हम कर देते हैं और फिर रिजल्ट देख लेते हैं। इधर लॉगिन तो नहीं है बाय डिफॉल्ट, लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्वेरी अगर जो वाकई में करेक्ट होगी तो डेस्कटॉप आइकन आपके आ जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और मेरे ख्याल से प्रोसेसर 64 बिट का ही आर्किटेक्चर होगा। अगर जो प्रोसेसर आ गया आइकन, ठीक है, यानी कि प्रोसेसर 64 बिट का यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ जी यस सर। अब पॉलिसी आपकी काम नहीं कर रही है, अब विंडो आरवी करोगे रन खुलेगा, क्योंकि पॉलिसी में क्या लिखा हुआ था, जहाँ पे 32 बिट का प्रोसेसर हो वहीं पे ये एप्लीकेबल, सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम 32 बिट प्रोसेसर। और हमारा जो ये लैपटॉप है और जो वर्चुअल मशीन बना हुआ है ये 64 बिट का है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। अगर जो ये कंप्यूटर ऐसा होता जिसका CPU 32 बिट का है तो ये पॉलिसी काम कर रही होती, ठीक है। ठीक है सर। तो विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन फिल्टरिंग है, क्राइटेरिया आप लगा सकते हैं और उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसी का यूज कर सकते हैं। और आपको नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं, इसे यहाँ से आप क्या कर देंगे, नन कर देंगे। अब ये क्राइटेरिया WI फिल्टर वर्क नहीं करेगा और अब पॉलिसी फिल्ट्रेशन बंद हो चुका है, चाहे 30 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो,
चाहे 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सभी पे पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो WI फिल्टर बहुत अच्छी ऑप्शन है। परमानेंट नहीं चाहिए आपको, यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे, रख ही रहने दो, कई फर्क पड़ता है, इससे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहे यूज़ करो, जब चाहे नहीं यूज़ करो, मल्टीपल आप क्राइटेरिया यहाँ से सेट कर सकते। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक और नई ऑप्शन हमने देखी। स्टार्टर जीपीओ भी एक अच्छी ऑप्शन है। स्टार्टर जीपीओ कहती है आप फ्री टाइम में पॉलिसी बना लो। तो इट लाइक ए टेम्पलेट, आपने पॉलिसी बना के रख ली है। जब भी कोई नया जीपीओ आप क्रिएट करेंगे तो सारी सेटिंग्स उसके अंदर इंपोर्ट हो जाती हैं। कैब फाइल होती है, कैबिनेट फाइल होती है इसके अंदर, और अलग कॉमन सेटिंग है। कभी भी मैं नया जीपीओ मुझे टारगेट आता है, ठीक है, और मुझे जब टारगेट आता है तो ये सेटिंग मुझे करनी होती है। जैसे लॉक द टास्क बार मुझे करना ही करना है। सभी जब भी मैं नया जीपीओ बनाऊंगा मुझे उनको देना ही देना है। कोई 8-10 सेटिंग है। अच्छा, इसमें एडमिन टेम्पलेट ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। तो स्टार्ट मेन्यू में जैसे लॉक द टास्क बार इसमें रहेगा, कहीं पे लॉक द टास्क बार, आपने सपोज दैट ये कर दिया, डमी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दिखाना ही तो है। एक पॉलिसी और कर दी। मल्टीपल पॉलिसी हमें लगानी होती है जब भी कोई नया डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी बनाना है। ये भी मैंने कर दिया। इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ मैंने नहीं, आपने टेम्पलेट रख लिया। अब सपोज दैट आपको टिकट आ गया कि नया एक पॉलिसी बना दो, तो और उसमें ये भी डिफाइन है कि ये जो कभी भी पॉलिसी बनाता हूँ ये 3 सेटिंग 4 सेटिंग डालनी है। तो जब आप नया जीपीओ बनाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और जो आपका कॉमन पॉलिसी में सेटिंग होगा वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। तो जब मैं GPO 4 क्रिएट कर रहा हूँ, GPO-4 इंपोर्ट हो गया। अब जाएंगे सेटिंग में जाकर के देखो, वो सारी सेटिंग इसके अंदर इंपोर्ट हो गई। ये देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्टर जीपीओ दैट मीन्स न्यू टेम्पलेट आप बना के रख सकते हैं। और जब भी कोई न्यू जीपीओ आपको क्रिएट करना है, तो अगर जो ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको करनी है, कंपनी ने बताया है कि जब भी जीपीओ बने ये 4 सेटिंग डालो, 5 सेटिंग डालो, तो आप स्टार्टर जीपीओ उन्हें ऐड टेम्पलेट में उनको ऐड कर देंगे, और जब भी न्यू पॉलिसी बनाएंगे तब ये यहाँ पे उनको ऐड ऑन कर देगा। तो ये 4 सेटिंग तो मुझे अब करने की जरूरत नहीं है, तो टाइम सेविंग ऑप्शन है, करना चाहे तो कर सकते हैं। बट एवरी डिपार्टमेंट में डिफरेंट पॉलिसी बनती है, सेम सेटिंग कभी होती नहीं है, तो फिर इसका कोई यूजेस यहाँ पे नहीं रह जाता। क्लियर? हाँ जी। तो ये आपका स्टार्टर जीपीओ, तो कोई यूजेस नहीं है, मल्टीपल टेम्पलेट आप बना के रख सकते, कोई ठीक है। ओके, ठीक। अब हम बात करेंगे बैकअप की, कि ग्रुप पॉलिसी का बैकअप आपको चाहिए, ताकि कोई पॉलिसी अनवांटेड मॉडिफाई आपने कर दिया या डिलीट कर दिया आपने, तो राइट क्लिक करेंगे, बैकअप की ऑप्शन यहाँ पे दी गई है, ब्राउज करेंगे, जो भी लोकेशन आपको रखना है बैकअप का, मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ ट्रायल के लिए, एक फोल्डर बना देता हूँ। तो डेस्कटॉप पे तो नहीं रखना है आपको, किसी ड्राइव में ही रखना है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ एकदम ही बैकअप आपने। अब आपका बैकअप हो गया। आप सपोज दैट पॉलिसी डिलीट कर देते हैं कोई आपसे, या मॉडिफाई कर देते हैं अनवांटेड, अगर चेंज कर दिया, आपको ध्यान नहीं रहा क्या चेंज किया, डिलीट कर दिया, तो मैनेज बैकअप में आप जाएंगे, और मैनेज बैकअप में जीपीयू खोल लेंगे। इसकी सेटिंग आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स आपने की हुई हैं। नहीं देखना आप मत देखिएगा। GPO-4 को आपको क्या करना है, रिस्टोर करना है, यस करना है, ओके करना है, आपको पॉलिसी आपको रिवर्स आपको मिल जाएगा, बैकअप से रिकवरी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो पर्टिकुलर जीपीओ का भी आप बैकअप ले सकते हैं, मतलब जिसका भी आप चाहें
और उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो इजी ऑप्शन है राइट क्लिक बैकअप, राइट क्लिक मैनेज बैकअप। ठीक है जी। ठीक। आप चाहते हैं जो साइट हमने बनाई थी लास्ट डे के नोएडा साइट या बॉम्बे साइट, तो पॉलिसी को साइट वाइज भी किया जा सकता है कि यूज़र जब लॉगिन करें नोएडा में तो पेन ड्राइव वर्क ना करे, जब यू दिल्ली में लॉगिन करे तो शो साइट्स यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। और यहाँ पे शो साइट आप करेंगे तो डिफ़ॉल्ट साइट हमारी यहाँ पे एक ही है, और राइट क्लिक करके आप इसके साथ भी लिंक कर सकते हैं पर्टिकुलर जीपीओ को इस तरह से। तो ये इस साइट के साथ लिंक हो जाएगी, और जब इस साइट से यूज़र ऑथेंटिकेशन होगा उसका, तो पॉलिसी जैसे भी आपने की होगी तो यहाँ से आपका रहेगा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की जो कि मैं ही बता सकता हूँ आपको उनके यूजेस। तो चलते हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर जीपीओ के अंदर। कंप्यूटर में तो आप कर ही सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेटिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो गुरु पॉलिसी के थ्रू छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉलेशन लगा सकते हैं। वैसे तो बड़े सॉफ्टवेयर के लिए SCCM वगैरह यूज़ किया जाता है। कोई VPN का शॉर्टकट चाहिए यूज़र को, या जैसे मोज़िला फायरफॉक्स या एडोब रीडर, उसको मैंडेटरी है, आपको देना ही देना है। और ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं लगाइएगा, क्योंकि उससे ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग बहुत देर से हो जाएगी और यूज़र लॉगिन बहुत देर से कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो सकता है, लेकिन ये वन टाइम एक्टिविटी में स्लो रहता है। जब सेकंड टाइम लॉगिन करेगा तो स्लो नहीं रहेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका होगा। तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट थ्रू ग्रुप पॉलिसी। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे दो तरह के इंस्टॉलेशन एक्सटेंशन है मार्केट में। एक तो .exe होते हैं और एक .msi एक्सटेंशन होते हैं सॉफ्टवेयर से। MSI को माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर बोला जाता है और exe को एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। जो एग्जीक्यूटिव फाइल होती हैं वो यूज़र को कंट्रोल पैनल से जाकर के खुद इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, लेकिन अब उनका कोई यूजेज नहीं रहा है, क्योंकि एवरी सॉफ्टवेयर का MSI फाइल हमें मिल जाता है। MSI कन्वर्टर भी आजकल आ रहे हैं जो exe फाइल को आपका कन्वर्ट कर देता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और है, MST। अगर जो किसी फाइल के अंदर MST नहीं है तो सॉफ्टवेयर कस्टमाइज नहीं होता है। तो ये कई बार पूछ लेता है MST क्या है, MSI क्या है, ज़ैप क्या है। तो ये फाइल्स के एक्सटेंशन है जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में यूज किए जाते हैं। तो आजकल टाइम वैसे तो MSI का ही रह गया है, क्योंकि कन्वर्जन ईजी है। और MSI का जो बेनिफिट होता है ना, यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किए जाते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। अब पैकेज लेते हैं तो पैकेज को जब डिप्लॉय करते हैं यहाँ से, तो उसमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, पब्लिश और असाइन। पब्लिश में क्या होता है, यूज़र को कंट्रोल पैनल से खुद ऐड ऑन करना पड़ता है सॉफ्टवेयर। इंस्टॉलेशन आता नहीं आता, बहुत मुश्किल है, यूज़र को कैसे इंस्टॉल करेंगे। लेकिन जो मैं आपको MSI बता रहा हूँ, अगर जो वह एक्सटेंशन है आपके पास और उसका डिप्लॉयमेंट में यूज़ करेंगे, तो यूज़र का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। यूज़र को कुछ ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से आपको MSI ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि डाउनलोड तो दोनों ही आपको करने हैं, कन्वर्ट भी आपको दोनों करना है। तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा उसमें, और डिप्लॉयमेंट भी टिपिकल हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है एक सॉफ्टवेयर, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं मेरे पास। फायरफॉक्स मेरे पास रखा हुआ है। इधर देखेंगे ये विंडोज़ इंस्टॉलर पैकेज है।
अगर जो इसका प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो MSI लिखा हुआ है। तो MSI एक्सटेंशन इज विंडोज इंस्टॉलर, माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉलर है। तो हमारे पास कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर भी है जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है, वो बेसिकली EXE फाइल्स है। आप देखोगे तो उनके अंदर जाओगे राइट क्लिक करके, अच्छा कोई भी मतलब आप देख लीजिएगा, ये एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर EXE होगा, ये देखिए EXE इज कॉल्ड एप्लीकेशन। ये थर्ड पार्टी जितने भी हैं, ये जितने भी एडोब ये EXE ही बनाते हैं, बट आजकल है कि वो MSI भी आपको दे सकते हैं अगर जो आप इनसे बात करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को आपको कहाँ रखना है, अपने सर्वर पर जा करके आपको इसको रखते हैं। एक फोल्डर यहाँ पे बना देना है, फोल्डर को शेयर आपको कर देना है। सॉफ्टवेयर इधर आपने रख दिया। सॉफ्टवेयर का नाम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, मतलब बड़ा नाम मत। अब आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए आपके यूज़र के लिए, तो जिस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए उसी की ग्रुप पॉलिसी मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग इधर से। तो ये हमने GPO1 को मॉडिफाई किया और वो सेल्स पे है। तो राइट क्लिक पैकेज, पैकेज के अंदर सॉफ्टवेयर की लोकेशन, तो // सर्वर आ जाना चाहिए था उसका। सो ये आपने लेना है, यहाँ पे MSI सेलेक्ट करना, और जब आपने वो लेना है नॉन MSI, उसके लिए अलग से फाइल बनानी पड़ती है, तो बहुत टफ है मामला उसका, पर ज़रूरत नहीं है फालतू पंगे लेने की। आप MSI ही कन्वर्ट करके डालो ना, वो इजी है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा बेनिफिट है, यूज़र को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र कहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा? तो यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन में पब्लिश नहीं करना है आपको, असाइन करना है। असाइन से एक होगा, यूज़र की रजिस्ट्री में जाएगा सीधा, जो कंप्यूटर है उसकी रजिस्ट्री में जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज़, इस सॉफ्टवेयर का जो यूजेज है सिर्फ सेल्स वाले पर्सन ही यूज़ कर पाएंगे। एक और कंडीशन है इसमें कि सॉफ्टवेयर जिसके लिए डिप्लॉय हुआ है वही सिर्फ यूज़ कर पाएगा। तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मान सकते हैं आप इसे, कि दूसरे डिपार्टमेंट का यूज़र लॉगिन करेगा बट उस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर जो आप चाहते हैं कि सभी यूज़र यूज़ करें इस सॉफ्टवेयर को, तो कंप्यूटर पर डिप्लॉय कर देना आप इसको, ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस पे, यूज़र बेस मत रखिएगा इसमें। ओके आपको कर देना है इधर। थोड़ी देर में आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे आएगा, उसके अंदर मैं सेटिंग लगा दूंगा और सेंट्रली अपडेशन भी हो जाएगा यहाँ से, कोई चेंजेस है तो इससे ये बेनिफिट है, सिक्योरिटी होगी, सेंट्रलाइज हो गया, प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जैसे यूज़र लॉगिन करेगा ऑटोमेटिकली उसका सॉफ्टवेयर उसको मिल जाएगा। तो आपने इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, डिप्लॉयमेंट में जाना है, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन एट लॉग ऑन, बात खत्म हो गई। GP अपडेट आप चला ही देंगे फोर्सफुली। यूज़र को लॉगिन करा के एक बार चेक कर लेते हैं सॉफ्टवेयर उसको मिलता है या नहीं। अच्छा, इस यूज़र के तो हमने डेस्कटॉप आइकन ही डिसेबल कर रखे हैं, तो हम डेस्कटॉप पे देखना चाहेंगे इस फोल्डर को, या सर्च में डाल के सर्च कर लेंगे, ठीक है रहने दो। ये ऑटोमेटिक डेस्कटॉप आइकन क्रिएट कर देता, बट हमने पॉलिसी लगाई है हाइड एंड डिसेबल ऑल आइटम फ्रॉम डेस्कटॉप पर। अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, एक बार और लॉगिन, पॉलिसी अपडेट नहीं हुई है क्योंकि टाइम नहीं लिया लॉगिन, टाइम मिलना चाहिए उसको इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर जो फास्टर लॉगिन हुआ तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ है, पॉलिसी आपकी अपडेट नहीं हुई है। अब शायद इंस्टॉलेशन हो रही है।
कि डिले लॉगिन होना चाहिए, कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस में है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है, जब तक यूज़र का लॉगिन नहीं बनना चाहिए, पॉलिसी अप्लाई हो रही है। पहले वाले में केस में क्या था, यूज़र फट से लॉगिन हो गया होगा तो प्रोसेस ही नहीं हुआ। तो इसका ये डिसएडवांटेज भी है, अगर ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर आपने लगा दिया, क्योंकि हम आईटी वाले पहले से सिस्टम तैयार करते हैं, तो उस केस में तो यूज़र वर्क करने आया ही नहीं। जब उसका डिवाइस रेडी होगा, नेक्स्ट डे वो आएगा, तब लॉगिन करेगा और डिवाइस पे फट से लॉगिन हो जाएगा। ऐसे केस में क्या है कि यूज़र आने के बाद लॉगिन आया, लॉगिन कर रहा है, अब उसका सॉफ्टवेयर हो सकता है 1 घंटा ले लिया, इंस्टॉलेशन होने में आधा घंटा ले लिया या 20 मिनट, जो भी है। तो ये यूज़र का जो वर्क टाइम है उसको जो रिड्यूस कर रहा है, और जो प्रोडक्शन का जो परफॉर्मेंस है उसको कहीं ना कहीं ये रिड्यूस कर रहा है। 8 घंटे की जॉब में से उसके आधा घंटा लग गया, तो आधा घंटा उसने वर्क जो है उसका जो काम था वो नहीं, और हो सकता है इतनी देर में बोलने लगे कि जो है मेरा तो लॉगिन नहीं हो पाया। कंपनी अगर मैंडेटरी कोई 1-2 सॉफ्टवेयर जो चाहे कि ये सॉफ्टवेयर या EXE ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, तो वो पब्लिश करके मतलब पुश करके वेब सर्वर पे अप्लाई कर सकते मतलब आप कह रहे हैं कि अलग से डिप्लॉयमेंट चाहते हैं आप, ग्रुप हैं। नहीं पॉलिसी नहीं, अलग? ये एक EXE आपने मोजिला फायरफॉक्स डाल दिया, हाँ, तो सेम अगर हम लोग जब एंटीवायरस वगैरह कोई पुश करते हैं या परचेज करते हैं और उसकी EXE हम लोग उस पर रन करते देखो सॉफ्टवेयर आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका काम इंस्टॉलेशन का ही है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि कंपनी भी अलाउ करे कि इस तरह का प्रोसीजर आप फॉलो करें, ठीक है। स्लो लॉगिन को, अगर जो स्लो लॉगिन होता है किसी वजह से, तो उसको वो कर सकते, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होगा 100%, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आपका ये सॉफ्टवेयर मेरा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंपनी का पैटर्न क्या है वो आप एक बार देख लो। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ से सॉफ्टवेयर हम ग्रुप पॉलिसी के थ्रू यूज़र के डिवाइस पर दे सकते हैं, इंस्टॉल करा सकते हैं। अब आपकी कंपनी स्लो लॉगिन टॉलरेट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, मैटर ही है, ठीक है। हेलो, हैं। ओके तो सर। एवरी टाइम इतना टाइम लेंगे, मतलब लॉगिन करने में, कि फर्स्ट टाइम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो जब भी टाइम लेंगे? नहीं अब कोई टाइम नहीं लेगा, अब तो एक बार इंस्टॉल हो गया ना वही मशीन पे। तो वन टाइम का ही है ना, तो ये जो इसमें अब है। नेक्स्ट टाइम जैसे देखोगे आप, नेक्स्ट टाइम में आप लॉगिन करोगे तो कोई स्लोनेस नहीं रहेगा, अगर फट इस से पे से लॉगिन कोई हो। अपडेशन आता है मतलब फायरफॉक्स पे, तो वो ऑटोमेटिक लेगा या फिर हमें मैनुअली वो करना पड़ेगा क्या जाके? चीज़, क्या अगर करना है? कोई अपडेशन आता है, जैसे क्रोम का अपडेशन आता है। अपडेशन, देखो अपडेशन के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये पैकेज रिप्लेस कर दिया जाए, हम्म, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है। तो इस तरह की फाइलें आपके पास हों जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट और अपग्रेड हो पाए, पैच आप ऐड कर दो इसका, एक तो ये है, ओके, ठीक है। हाँ ठीक हाँ, है। ये है ना, इंस्टॉल दिस एक्जिस्टिंग हाँ पैकेज जी, अपग्रेड, हाँ तो जी, आप हाँ यहाँ जी। से लगा सकते हैं। तो एक हो गया आपका तरीका है, आपने एक सर्वर लगा रखा है, वहाँ से सब मेंटेन होता है, तो फिर इसका यहाँ पे कोई यूजेस नहीं, नहीं। ठीक है। और कंपनी इस तरह से एक एक सॉफ्टवेयर के लिए नहीं कर सकती काम, हम्म, ठीक है। ठीक है तो सर। मैं सभी का यहाँ से अपडेट डालूंगा फिर होगा, उसके लिए तो पैचिंग के लिए आप एक सर्वर ही बनाते हैं पूरा, हम्म, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका हो गया है, और ठीक है, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट मैंने आपको करके दिखा दिया, और उसका इम्पैक्ट भी आपका ही है। यूज़र को लॉग ऑफ कर लेते हैं। अब आता है फोल्डर रिडायरेक्शन। फोल्डर रिडायरेक्शन बेसिकली है क्या, यूज़र कई बार गलती करते हैं और वो डेटा जो है कई बार माई डॉक्यूमेंट में छोड़ देते हैं, विंडोज 10, और निकल जाते हैं, और हो सकता है वो डेस्कटॉप पे कोई डेटा डाल के छोड़ दें और वहाँ से निकल जाए। जबकि हमने आपको एक मैप ड्राइव पढ़ाया हुआ है कि यूज़र को अपना डेटा अपनी ड्राइव पर ही रखना चाहिए,
तो इसके दो तरीके, या तो रिस्ट्रिक्शन लगा दो, यूजर कहीं और सेव ना कर पाए उस ड्राइव के अलावा, पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो पॉलिसी होगी कि भाई यूजर इस विंडोज 10 पर अपना डेटा कहीं भी सेव ना करे। तो अब गलती होने के चांसेस नहीं है। अब क्या होगा, अगर जो सेव करेगा तो उसी पर्टिकुलर ड्राइव में फाइल बनाएगा वहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि यूजर कुछ डाउनलोड भी करता है। अब डाउनलोड करेगा वो तो डाउनलोड नहीं जाएगा उसके बाय डिफॉल्ट, नहीं तो वो ड्राइव है। तो हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, यू कैन सेव एनीवेयर, बट इतना ध्यान रखो कि जब आप सेव कर रहे हो तो उसे अपनी पर्टिकुलर ड्राइव में आप रख लो, माई डॉक्यूमेंट में या डेस्कटॉप पर नहीं छोड़ो। क्योंकि अगर ये लैपटॉप फॉर्मेट हो गया, ये डिवाइस डेस्कटॉप फॉर्मेट हो गया, खराब हो गया, तो आपकी फाइलें कहाँ से हम लेकर के आएंगे। तो प्रॉब्लम ये है। तो हम गलती से बचने के लिए फोल्डर रिडायरेक्शन लगा देते हैं उनका। जैसे ही वो माई डॉक्यूमेंट में डेटा सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, जो भी आप लोकेशन या उसकी नेटवर्क ड्राइव पे ही आप करवा दो, और जो रिडायरेक्शन है आप उसकी नेटवर्क ड्राइव पे करा दो, तो माई डॉक्यूमेंट का डेटा है वो ऑटोमेटिकली उसकी ड्राइव में चला जाएगा। और वो जहाँ जहाँ माई डॉक्यूमेंट में डेटा डाल रहा है, जहाँ भी वो रख रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी ड्राइव पर वो, तो जब वो अपनी ड्राइव खोलेगा तो उसे उसका डेटा वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, रीडायरेक्शन हम आपको बता दें। रीडायरेक्शन सिर्फ उन्हीं चीज़ों का लगाया जाता है जो माई डॉक्यूमेंट, डाउनलोड और ये सब होते हैं। डेस्कटॉप का आपने लगा दिया, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। वैसे हमने आपका प्रोफाइल भी बताया था, प्रोफाइल बना देंगे तो फिर रीडायरेक्शन की जरूरत नहीं है। कई जगह प्रोफाइल नहीं बना रहे, वहाँ पर रीडायरेक्शन की जरूरत आपको पड़ेगी। तो फोल्डर रिडक्शन एक ऑप्शन है ग्रुप पॉलिसी के अंदर, उसका यूजेस हम कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और हम जो है जा करके फोल्डर रिडायरेक्शन यहीं पे लगा देते हैं, एडिट करके। एडिट करने के बाद हम यूज़र बेस ही इसको लिख देते हैं, और विंडोज सेटिंग के अंदर ये फोल्डर रिडायरेक्शन आपको मिलेगा। और आप माई डॉक्यूमेंट्स पे प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ से बेसिक डायरेक्टर लें, अपने हिसाब से आप ले लेंगे। तो मैंने बोला है क्रिएट ए फोल्डर ईच यूज़र अंडर रूट पाथ। तो हर एक यूज़र का अलग फोल्डर बना दो, जो भी मैं लोकेशन आपको डिफाइन करता हूँ। तो $192.168.10.10 हमने एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर बनाया, उसी को डाल देते हैं, उसी में चला जाएगा SOFT। बाकी आप ड्राइव बना रखा है तो आप ड्राइव पे उसको सेंड करा सकते हैं, जो भी लोकेशन आप डिफाइन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आपने कर दिया इसको, और हम इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। तो चलते हैं जरा माई डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अंदर यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई मार्क नहीं आया, यहाँ पे मार्क ही बता देता है कि आपकी पॉलिसी लगी हुई है, या मतलब एक्सपीरियंस है कि आपको, मुझे पता है कि यहाँ पे जब रिडायरेक्शन लगता है तो एक आइकॉन छोटा सा एक मार्क बन जाता है, वो नहीं बना है, तो दैट मीन्स मुझे पता है कि ग्रुप पॉलिसी अभी काम नहीं कर रही है। तो दोबारा लॉगिन करा लेते हैं एक बार। तो पॉलिसी एरर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉगिन करा। एक छोटा सा जो रिफ्रेश वाला जो आइकन होता है उस टाइप का आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो वो इंश्योर करेगा कि रिडायरेक्शन इनेबल है या नहीं। हाँ, ये आ गया ना, इधर देख रहा है ये। हाँ जी। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि फोल्डर रिडायरेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है।
एडमिनिस्ट्रेटर समझ सकते हैं, यूज़र तो कभी नहीं समझेगा इस बात को। उसे पता क्या है कि ये आइकन का मतलब क्या है, टेक्निकल पर्सन है तो वो समझ। यूज़र ने डेटा डाल दिया माई डॉक्यूमेंट में और वो लॉग ऑफ हो जाता है। अब आप देखो ये डेटा सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में आ गया होगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे एक एसएस यूज़र है ना, उसका फोल्डर बन गया और इसका ही डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह से आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये यूज़र का डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या ये ओपन करना है। तो अब ये एज ए नेटवर्क ड्राइव अगर जो फोल्डर मैप्ड है तो यूज़र को माई कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर जो आपने बनाया होगा उसका ड्राइव, कोई नेटवर्क ड्राइव बनाया होगा उसका डेटा के लिए, तो अपने लॉगिन में जाएगा। उसका माई डॉक्यूमेंट कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। जो उसने कल माई डॉक्यूमेंट में डाला होगा वो ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर नेटवर्क ड्राइव पे आ गया होगा। तो हमारा तो सॉफ्टवेयर फोल्डर में चला गया, उधर हमने ड्राइव मैपिंग नहीं की उसका। तो जैसे ही वो यहाँ जाएगा और उसको यहाँ पे उसकी नेटवर्क ड्राइव मिलेगी दिस पीसी के अंदर यहाँ पे, तो ये जो डॉक्यूमेंट का डेटा है उसके अंदर उसको मिल जाएगा। ठीक है, हेलो। हाँ जी। तो इस तरह से आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। यूज़र जब भी माई डॉक्यूमेंट में डेटा डालेंगे वो ऑटोमेटिकली उनकी पर्टिकुलर ड्राइव पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट क्या होती हैं? बेसिकली कोई एप्लीकेशन आपको रन करना है, आपको कोई ड्राइव मैपिंग करनी है, तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए दी। अगर तो किसी पर्सन को स्क्रिप्ट आता ही नहीं है बट उसको नेटवर्क ड्राइव बनानी है, तो ये प्रेफरेंसेस ऑप्शन 2008 में लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, इससे पहले नहीं हुआ करता था। या कोई फोल्डर उनके डेस्कटॉप पे बना के देना है या कोई शॉर्टकट उनके डेस्कटॉप पे बना के देना है, तो इसके लिए बड़ी बड़ी हमें कोड लिखना पड़ता था। अब माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कोड वोड छोड़ो, तो सीधा मैं ये ऑप्शन बना देता हूँ प्रेफरेंसेस। इससे ग्रुप पॉलिसी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं रहेगी और सीधा सीधा नेटवर्क ड्राइव आपका मैप हो जाएगा। तो नेटवर्क ड्राइव क्रिएट, सीधा लोकेशन वही डाल देता हूँ, वही फोल्डर को मैप कर देता हूँ यूज़र के लिए, सर्वर -10 या आईपी ले सकते हैं इसकी जगह, / सॉफ्ट। उसी को किस नाम से दिखेगी? उसको के नाम से दिखाई देगी, अप्लाई हो। सीधा ड्राइव ग्रीन स्टेट में है, अप्लाई हो गई है ड्राइव। तो ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस जो ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ये आपका क्या करता है, ग्रुप पॉलिसी स्क्रिप्ट की जो कंडीशंस है उनको ये रिड्यूस करता है। अब नेटवर्क ड्राइव कितने सेकंड में, 1 मिनट नहीं लगा, नेटवर्क ड्राइव मैप हो गई। अगर जो आप बोलोगे स्क्रिप्ट लिखोगा तो मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी, फाइल में स्क्रिप्ट लिखूंगा, स्क्रिप्ट लिखने के बाद उस स्क्रिप्ट को ग्रुप पॉलिसी के अंदर ऐड करना पड़ेगा। और देखो यूज़र का फोल्डर उसको मिल गया, उसका डेटा मिल गया, ओपन कर पा रहा। हेलो, देख पा रहे हैं? हाँ हेलो, जी। हाँ तो ये जी। फोल्डर हमने वहीं तो डेटा जा रहा है ना सॉफ्ट वाले में रिडायरेक्ट होके, और यस इसी सर, इसी फोल्डर को मैंने यूज़र के लिए मैप कर दिया। मैप किया था। हाँ, यूज़र जाएगा अपना माई डॉक्यूमेंट देख पाएगा। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का ही बेनिफिट हमें मिला कि 1 मिनट में हमने नेटवर्क ड्राइव मैप कर दिया ये। और दूसरा बेनिफिट हमारा ये है कि रिडायरेक्शन का, कि इस पर्टिकुलर ड्राइव में डेटा ऑटोमेटिकली माई डॉक्यूमेंट से रिडायरेक्ट। दोनों अलग अलग बातें, आपको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, आपको रिडायरेक्शन चाहिए तो रिडायरेक्शन लगाओ, आपको नेटवर्क ड्राइव चाहिए नेटवर्क बनाओ, आप नेटवर्क पर रिडायरेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो हमने आपको करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। लेकिन कुछ स्क्रिप्ट मैनुअली भी बनाई जाती है। जैसे मैं चाहता हूं जब यूजर लॉग इन करे तो पेंट ओपन हो जाए,
तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको अलग से ऑप्शन दी हुई है कि अगर जो आपका इन से काम नहीं चल रहा है, 10 आइटम ये हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑटो रन का सेटिंग नहीं दिख रहा है कि प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चल जाए, वैसे इसने यहाँ पे दिया हुआ है। बट हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपका ये स्क्रिप्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ से कहते हैं वो लॉग ऑन को टाइम रन करनी है या लॉग ऑफ के टाइम। लॉग ऑफ के टाइम कोई क्लीन अप यूटिलिटी है कि डेटा इरेज हो जाए, ये हो जाए, तो वो लॉग ऑफ के टाइम रन करेगी। लॉग इन के टाइम जैसे कोई एप्लीकेशन रन कर जाए, पेंट रन कर जाए, आपका कोई भी आपकी चॉइस है, नेटवर्क ड्राइव मैप हो जाए लॉग इन के टाइम, जैसा कि हमारा हो ही रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, बट स्क्रिप्ट आपको आना चाहिए। ये जो स्क्रिप्ट हैं इनके लिए एक स्पेसिफिक फोल्डर है, यहाँ पे रखी जाती है सिसवॉल के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वर पे ही सिसवॉल फोल्डर मिलेगा पहली चीज़, क्लाइंट पे तो बनता नहीं है। तो इधर जाकर के आप सिसवॉल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सिसवॉल में एक अच्छा खासा आपको स्क्रिप्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका स्क्रिप्ट के अंदर ये रेप्लिकेट होता है एडीसी के ऊपर, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसको यहाँ पे बनवाया है। सी ड्राइव में को नहीं बना रहा, इधर ही क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वो एडीसी के ऊपर भी रेप्लिकेट करेगा, जिससे दोनों सर्वर्स के पास हमारी स्क्रिप्ट रहेगी और वो वहाँ से रन कर जाएगी। तो इसलिए सिसवॉल रेप्लिकेशन होता है बिटवीन डीसी टू एडीसी। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाई। टेक्स्ट फाइल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा पाथ इक्वल, और कौन सा प्रोग्राम रन कराना है, मुझे पेंट रन कराना है। पेंट आपने रन कराना है, पेंट का आपको लोकेशन ले लेना है, वो कहाँ से रन कर रहा है। तो ओपन फाइल लोकेशन आप देखेंगे तो ये पेंट की फाइल है, और यहाँ से प्रॉपर्टीज से ये आपका पाथ है एमएस पेंट। तो यहाँ से रन करता है, और इसको क्लोज किया, यहाँ पे आपने डाल दिया। फाइल को सेव एज करना है, दोनों तरह का स्क्रिप्ट यहाँ पे चलता है, बैच फाइल, बैश स्क्रिप्टिंग और पावर शेल स्क्रिप्टिंग। तो हम यहाँ पे pc डॉट बैट फाइल लेते हैं, बैच स्क्रिप्टिंग का यूज़ करने वाले हैं हम लोग, और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं यहाँ पे। और टेक्स्ट फाइल का कोई यूजेज नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे जाकर के डबल क्लिक करते हैं, तो ये पेंट जो है वो रन कर रहा है इस फाइल से। अब आपको ग्रुप पॉलिसी में जाना है और लॉगिन के अंदर जाना है, और लॉगिन के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, पावर शेल और बैच। तो स्क्रिप्ट लेंगे, ब्राउज करेंगे, लोकेशन देंगे, कहाँ है स्क्रिप्ट, 192.168.10.10 पर है, सिसवॉल के अंदर है, और स्क्रिप्ट का एक पर्टिकुलर फोल्डर है, और आपने इसको अटैच कर दिया। तो इस लोकेशन से जब यूज़र लॉगिन करेगा तो ये फाइल रन करेगी, और पेंट ओपन हो जाना चाहिए, कंडीशन ये आपकी रहती है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और देखेंगे कि पेंट ओपन नहीं हुआ, मे भी हो सकता है पॉलिसी अप्लाई ना हुई हो। एक बार लॉग ऑफ लॉग इन करके और देख लेते हैं कि पॉलिसी क्यों अप्लाई नहीं हुई है। तो अभी तो बात ही नहीं है, एक बार लॉगिन तो ट्राई करें। एक दो बार तो लॉगिन करके सीधे सर्वर पे जाने का कोई मतलब नहीं। कोई इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को लिए नहीं मिल रहा। इस तरह से मैनी फेलियर्स यहाँ पे हो सकते हैं। पॉलिसी आपने लगाया तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, लॉग ऑन स्क्रिप्ट में लॉग ऑन स्क्रिप्ट सही से है या नहीं है। पॉलिसी किस ओयू के साथ बिलोंग कर रही है, तो सेल्स ओयू के साथ बिलोंग कर रही है। क्या हमारा यूज़र सेल्स ओयू से बिलोंग करता है, तो बिल्कुल बिलोंग करता है।
क्या हमने पाथ गलत तो डिफाइन नहीं कर दिया है यहाँ पे? ये भी आपको देखना चाहिए कि डबल क्लिक करके, और एडिट उसका है तो ठीक है, लोकेशन आईपी ऑलरेडी ठीक है, सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। और भी आप देख सकते हैं कि वो फोल्डर जो भी है आपका बेसिक लेवल की चेकिंग हो गई। तो नई पॉलिसी अप्लाई हुई है तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट फिर बन जाती है वो। तो ग्रुप पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट करे, फायरवॉल रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है, तो फायरवॉल ऑफ करना पड़ेगा मुझे। बाकी रूल कॉन्फ़िगरेशन जब आपको सिखा देंगे फायरवॉल के अंदर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी के केस में तो ऑफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ रिपोर्ट्स यहाँ से चाहिए। हम यूज़ करने वाले हैं WI फिल्टर, सॉरी, ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट्स का। तो उसका यूज़ करके हम देखना चाहते हैं कि वाकई में कुछ मिल सकता है हमें या नहीं मिल सकता है। तो ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट एंड रिजल्ट ओपन। कौन से कंप्यूटर का आपको मॉनिटर चाहिए ग्रुप पॉलिसी? मुझे विंडोज़ 10 कंप्यूटर है एक, तो कंप्यूटर का हमें पता है यहाँ पर। सर्च करेगा, दिखाएगा विंडोज़ 10 एक कंप्यूटर है। उसमें कौन सा यूज़र लॉगिन किया है ये खुद ही दिखाएगा। एसएस का रिपोर्ट हमें दिखाओ, उस पर क्या पॉलिसी एप्लीकेबल है और क्या इश्यूज हमारे रहे। तो ये रिपोर्ट बन के इधर सेव हो गया है, और पॉलिसी इवेंट हम जाने वाले हैं। एरर जनरेट हुई है एक, किस टाइम पर हुई है, टाइम के हिसाब से आपका एक्यूरेट टाइम देख लेना जो भी है, किस जगह की बात कर रहे हैं। डबल क्लिक करेंगे तो कह रहा फेल्ड हो गया आपका। हेलो, दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हो गया? ये कह रहा है GPO1 का जो पाथ है वो आपने इस तरह से लिखना चाहिए, GPO का /rexton.com की तरह, और आपने क्या यूज किया यहाँ पे? ये यूज किया। ठीक है। हेलो, सर्वर का होस्ट नेम चाहिए सर। हाँ उसे ये चाहिए rexton.com/sysvol। उसका कहना ठीक है। जब आपका यूजर ADC से ऑथेंटिकेट होगा तो स्क्रिप्ट कहाँ से ढूंढेगा? डोमेन नेम तो दोनों का एक जैसा है, समझ रहे नहीं? IP डिफाइन करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो हमें ये क्या करना चाहिए, यहाँ पे चेंजेस कर देने चाहिए, ये हटा देना चाहिए, और नया पाथ हमने ये वाला यहाँ पे आपको लेना चाहिए। ठीक है। तो जस्ट तो इसी तरह से ये पता लगाया जाता है। एक्चुअली मैंने पाथ जो लिखा है वो, उसमें प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपना GPO में जाएंगे और एडिट करेंगे, और पॉलिसीज में जाएंगे, और विंडोज सेटिंग में जाएंगे, और स्क्रिप्ट में जाएंगे, और लॉगिन स्क्रिप्ट में जाएंगे, और यहाँ पे एडिट करेंगे। और इन्होंने बोला है आपको जो पाथ लिखना है, कॉपी किया था मैंने, शायद नहीं किया, भूल गया। हाँ भूल गया कॉपी करना, तो एक बार देखना पड़ेगा उसको। मिल जाएगा, इवेंट तो ओपन है, हटाया नहीं है मैंने इसको, मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। ये तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये तो rexton.com करना था बस हमको। लास्ट में तो सिसवॉल के बाद rexton.com आगे तो है ही, अगर जो हम अपना देखते हैं तो इधर जा कर के देखते हैं तो आगे तो rexton.com है ही। यहाँ भी क्या करना रहेगा? हाँ, rexton.com। ठीक है जी, यही तो बताया उसने, बाकी फिर देखेंगे कोई प्रॉब्लम है तो।
तो फिलहाल एक बार में तो प्रॉब्लम रिजॉल्व कई बार होती भी नहीं है, तो जैसे जैसे है करता है। लॉग ऑफ कर देना चाहिए था यूजर हमें। नहीं रन हुआ है, एक बार हो गया। हो गया हो गया हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट का यूज़ करते हैं, अपने इवेंट चेक करते हैं, वार्निंग्स देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। तो क्लाइंट साइड एक्सटेंशन नहीं फाइंड हुआ था, ठीक है, लॉग ऑन एज द यूज़र, वार्निंग है, एरर नहीं है, ठीक है। एरर आपका रेड कलर जितना भी होता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, द ग्रुप पॉलिसी सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हुई, ठीक है। हेलो, ये सारे इवेंट जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे जितने भी, ठीक है। इनको पढ़ा जाता है, देखा जाता है और रिजल्ट निकाले जाते हैं। डिटेल में आपका ये मिल जाएगा आपको पूरा प्रोसेसिंग कितनी देर में पॉलिसी लग रही है। ये वाली पॉलिसी काफ़ी मैटर करता है कि किस पॉलिसी की वजह से सिस्टम स्लो लॉगिन हो रहा है। तो फोल्डर रिडायरेक्शन यहाँ पे 31 मिली सेकेंड का है। तो टोटल कैलकुलेशन आप देखेंगे तो ये आपका पूरा बना करके इसका लॉग वगैरह एरर वगैरह भी आपको दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो सिस्टम को स्लो कर रही है। हेलो, यस सर। ग्रुप पॉलिसी की वजह से भी लॉगिन स्लो हो जाते हैं और फिर उनका रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं, फिर पता लगता है कि भाई यहाँ से। और भी ऑप्शन है, ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग ऑप्शन है, इसका भी यूज करते हो। इसमें थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ जाता है, कौन सा ओयू, किसका यूजर, कौन सा डोमेन। एक्चुअली होता क्या है कि ये जैसे पॉलिसी यहाँ बनी हुई है, ये पॉलिसी ये वाली है ना GPO1, अगर तो इसे चाइल्ड ओयू के साथ लिंक करना चाहते हो तो वहां जाके कर सकते हो। हेलो, हाँ जी सर। तो इसलिए वहाँ पे क्राइटेरिया बढ़ाया जाता है मॉड्यूलिंग में, और ज़्यादा फिल्ट्रेशन वहाँ पे आप यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इसका भी इसका सेम ही यूजेस है, बस क्राइटेरिया आपके एक्सपेंड हो जाते हैं और ज़्यादा। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। कंपोनेंट, ओके, पॉलिसी स्ट्रक्चर, ठीक है, डेडिकेशन, ठीक है। GPU कैन बी लिंक, अप्लाई द GPU अपडेट, पावर सेल की कमांड है इन्वोक डैश GPU अपडेट और नॉर्मल कमांड है, तो ये आप पढ़ ही लेंगे। प्रोसेसिंग ऑर्डर ये है कि अगर जो कोई साइट पे पॉलिसी लगी है, फिर डोमेन को टारगेट करेगी, फिर OU को टारगेट करेगी, सब OU को टारगेट करेगी। ये प्रोसेसिंग ऑर्डर है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं GSDO। हेलो, यस सर। या SDOU, साइट, डोमेन और OU। SDOU याद रखो अगर तो पूछता है तो, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। इससे प्रोसेसिंग ऑर्डर है, मैंने बता ही दिया, सेंट्रल, ठीक है, टेम्पलेट होगा, एक चीज ही होगी। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, अकाउंट पॉलिसी है वो तो शुरू में ही बता दिया था मैंने, ठीक। ये एप्लीकेशन ब्लॉक करना चाहते हो तो वहाँ ऑप्शन दी हुई है, ऐप ब्लॉक, यूजर कैन नॉट रन दिस, यूजर कैन नॉट, ऐसा करके
नंबर इसमें चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर होने की चीज है, GPU ये मैं बता रहा था, LSBOU, ठीक है। कहीं कोड और ब्लॉक एंट्रेंस, ठीक है, जो हो गया। स्लो लिंक प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है कि आप चाहते हैं कि अगर जो जैसे कई बार बाहर से या यूज़र लॉगिन कर रहा है तो अगर जो बैंडविड्थ कम है तो पॉलिसी अप्लाई ना हो, ये भी आप सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर जो नेटवर्क स्पीड लो हो जाता है तो पॉलिसी उसको स्लो लिंक प्रोसेसिंग, अगर जो कोई आपसे पूछ रहा है तो आप अपना वहाँ पे बता सकते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कि इतने kbps या mbps से जो 512 kbps से बैंडविड्थ अगर जो लो हो जाता है तो ग्रुप पॉलिसी सेटिंग एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मॉडल तो ओके है, आप थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। मेन कंसर्न ये है, ADMX है, ADML है, ये सारा आप देखेंगे। और प्रैक्टिकल टास्क मैंने सारे करा दिए हैं, कोई नहीं छोड़ा है, जितने भी दिखाई देते हैं मुझे। और इसमें जैसे ऐप ब्लॉक करना है, कोई ऐप ब्लॉक करना है, CMD वगैरह या कोई भी पेंट आपको ब्लॉक करना है तो आपको जाना है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम के अंदर डू नॉट रन द स्पेसिफिक विंडोज़ प्रोग्राम, तो यहाँ जाके उस फाइल का नाम देना है cmd.exe या पेंट mspaint.exe, उस फाइल का नाम डाल देना है ऑटोमेटिकली। या यूजर सिर्फ यही एप्लीकेशन रन कर पाए और कुछ भी एप्लीकेबल रन ना कर पाए तो उस ऐप का नाम यहाँ पे डाल देंगे जिसको रन कराना है, रन ओनली स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसमें क्या सीखना चाहते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, मतलब हज़ारों पॉलिसी इस पर दिया हुआ है, ऐसे 1 बाई 1 तो नहीं हो सकता, लेकिन एक पैटर्न बता सकते हैं, उसको सर्च किया जा सकता है कि वो पॉलिसी कहाँ पे है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन थी मैंने वो सारी आपको यहाँ से बता दी है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है, तो सेल्स पे है ना, ठीक है। अगर जो आपका प्रोसेसिंग प्रॉब्लम हो रही है, क्या वह एक पॉलिसी में इनेबल है, दूसरी पॉलिसी में डिसेबल है, तो आप इनका ऑर्डर चेंज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये भी एक चीज़ है यहाँ पर, लिंक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, तो ऑर्डर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं किसी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्टेशन वगैरह है, ठीक है। ऑर्डर चेंज की ऑप्शन भी दी हुई है। बहुत सीनियर पर्सन पूछेगा, वो डीप नहीं तो पूछता नहीं, बाकी तो उसमें ही ख़त्म कर देगा, बैकअप में इंटरव्यू और उसमें ही जो है पॉलिसी इंटेंस क्या है, ब्लॉक क्या है, फिल्टरिंग क्या है, यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये ऑप्शन तो बहुत अंदर की बात है, ठीक है। WMI फिल्टर भी नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि उसका किस तरह से यूजेस आप पे कर रहे हैं। एक और चीज़ पढ़ा देंगे आपको, ग्रुप पॉलिसी, बहुत सारे लोग इसको पूछ लेते हैं कई बार क्योंकि जानते कम है। ग्रुप पॉलिसी लूप बैक प्रोसेसिंग, तो किसी दिन फ्री टाइम में उसका बताएंगे आपको कि वो कैसे काम करती है, तो याद रखना, लिख लो एक बार, कभी 10-15 मिनट का टाइम बचेगा तो उसके बारे में हम उसको बताएंगे, ठीक है। क्या सर? लूप बैक प्रोसेसिंग, अच्छा, ठीक है। तो ये ग्रुप पॉलिसी मैंने आपको फिनिश कर दिया है, जितना भी मुझे दिखता है इसके अंदर मैक्स टू मैक्स।
बाकी ये तो प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना ज़्यादा अच्छा, जितने ज़्यादा सिनेरियो वाइज ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसा कर दो, ये ब्लॉक कर दो, ये इनेबल कर दो, जितना आप माइंड में कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट है, फोल्डर रिडायरेक्शन है, ये नेटवर्क ड्राइव दो, लोकल ब्लॉकिंग करो, वो सब अपने यूजेस के हिसाब से आप सीखो। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो मुझसे, कोई स्पेसिफिक। ये मैंने पूरा आपको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिखाया है कि किस तरह से हम अपनी पॉलिसीज को मैनेज करते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी पॉलिसी को लेकर के तो बताइए। हेलो, नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, अभी तो नहीं है। हाँ, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा इम्प्लीमेंटेशन में, तो आप कर लेना, बाद में देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, ठीक ठीक है सर। चलो। ठीक।